स्वागत है आप सभी का लाइफ लेजर स्टडीज में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पे हम बात करेंगे जो प्रिंट कल्चर है, जो आज हमारे पास किताबें हैं, जो आज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंट मटेरियल है, हमारे पास मैगजीन्स होते हैं, किताबें होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है, ये कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ से किताबें बनानी शुरू कर दी है, हमने कहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया है, वो सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में या इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक सवाल में, सिंपल क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग अपनी लाइफ को एक दिन भी इमेजिन कर सकते हो विदाउट प्रिंट? बिल्कुल भी नहीं। प्रिंट के सिवा हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जो कुछ भी चीजें होती है, सारी चीजें किसकी वजह से होती है? प्रिंट की वजह से होती है। मगर इससे पहले कि हम यहाँ पे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पे आ जाएं, मैं आप लोगों को इस यूनिट के बारे में, इस यूनिट में जो भी चीजें हैं उनके बारे में बताऊं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि हमने पढ़ना लिखना कहां से शुरू किया है। तो देखो, यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे हिस्ट्री की पीरियडाइजेशन करके दें। हम जनरली बोलते हैं कि हमारी हिस्ट्री जो होती है, इसमें मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, ऐसे ही हम हिस्ट्री को पीरियडाइज करते हैं। मगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर हम प्रिंट की बात करेंगे, प्रिंट को मैं आप लोगों को एक अलग सी पीरियडाइजेशन पे लेके जाऊंगा, जहां पे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा ये प्रिंट कहां से डेवलप हुआ है। सबसे पहले देखो, हम किस तरह से पीरियडाइज कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री को। हम कहेंगे कि हमारे हिस्ट्री के थ्री पीरियड हमारे हिस्ट्री के हैं। कितने हैं? 3। सबसे पहले है प्री हिस्ट्री, उसके बाद है प्रोटो हिस्ट्री, उसके बाद है हिस्ट्री। ये मैंने यहां पे क्या किया है, ये मैंने यहां पे हिस्ट्री को 3 डिफरेंट पीरियड्स में कैटेगराइज किया है। 3 डिफरेंट पीरियड्स में मैंने हिस्ट्री को डिवाइड किया है। ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा क्या होती है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, हमारे अकॉर्डिंग टू द प्रिंट के साथ हम इसको रिलेट करते चलेंगे। सबसे पहले देखो प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री हम इस तरह से याद रखेंगे कि ये वो वाला पीरियड था, ये वो वाला पीरियड था जहां में हमारी ना कोई राइटिंग थी, ना कोई राइटिंग थी, ना रीडिंग थी। तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। हम क्या कहेंगे कि एक जमाना ऐसा था, ना पढ़ना था ना लिखना था। शाबाश। हिस्ट्री का, हमारे इतिहास का एक जमाना ऐसा था, ना पढ़ना था ना लिखना था, मगर उस हिस्ट्री के बारे में स्टिल हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। क्या बोलते हैं? वहां हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रिंट कहां से आया है, हमने पढ़ना लिखना कहां से शुरू किया है, हिस्ट्री के किस वाले पीरियड से हमने पढ़ना लिखना शुरू किया है। तो प्री हिस्ट्री क्या है? एक जमाना हिस्ट्री का ऐसा था, ना पढ़ना था ना लिखना था, ना पढ़ना था लिखना था। बात आ रही है समझ में? उसके बाद प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री पे हम आ जाएंगे। अब एक जमाना आ जाता है जब पढ़ना भी आ गया, लिखना भी आ गया, लेकिन राइटिंग पढ़ना आ गया, लिखना आ जाता है, मगर न पेन होता है न कॉपी होती है। देखो, हम यूं कह सकते हैं, पहले प्री हिस्ट्री को एक जमाना ऐसा था, ना पढ़ना था ना लिखना था, ना कलम था ना कॉपी थी। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री का और एक पीरियड आ जाता है, और एक फ्री हिस्ट्री का आ जाता है, जहां पे हम यूं कह सकते हैं कि एक जमाना ऐसा आया, एक जमाना ऐसा आया, पढ़ना आया लिखना आया, पढ़ना आया लिखना आया, ना था कलम ना थी कॉपी। तो फिर हम कैसे लिखते थे? पढ़ना लिखना तो आता है, मगर हमारे पास ना पेन है ना कॉपी है, तो फिर हम लिखते कैसे थे? हाँ, यहाँ पे जो हमारे राइटिंग का तरीका था, हम उसको बोलते हैं इनस्क्राइब करते थे। क्या करते थे? इनस्क्राइब, खोद के लिखना। इनस्क्रिप्शन जिनको हम बोलते हैं, जिस तरह पत्थरों पे वो खोद के लिखा हुआ होता है। ठीक है, हम क्या करते थे, जो बादशाह का इंपॉर्टेंट फरमान होता था, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होती थी, हम दीवारों पे खोद के लिखते थे।
किस पे लिखते थे? दीवारों पे खोद के लिखा जाता था। जिस तरह हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है अशोकन पिलर्स। अशोकन पिलर्स इसकी एग्जांपल हमें मिलती है। तो हम यूं कह सकते हैं ना कि जो प्रिंट का आगाज हो गया है, जो पढ़ने लिखने का आगाज हो गया है, जो लिखने का कल्चर डेवलप हो गया है, पढ़ने का कल्चर डेवलप हो गया है, वो किस वाले पीरियड ऑफ हिस्ट्री में से हो गया है? प्रोटो हिस्ट्री से। वो प्रोटो हिस्ट्री से डेवलप हो गया है जब हमारे पास पढ़ना आ गया, लिखना आ गया। बात आ रही है समझ में? उसके बाद हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं कि अब एक जमाना ऐसा आता है, यहां पे हमारी राइटिंग भी है, रीडिंग भी है, पेन भी आ गया, कॉपी भी आ गई। तो हम क्या कहेंगे कि एक जमाना ऐसा आया, या इस तरह बोलेंगे, अब जमाना ऐसा आया, अब जमाना ऐसा आया, पढ़ना आया, लिखना आया, कलम आया, कॉपी आई, अब सब कुछ है। देखो प्रिंट के साथ रिलेट करके चलता हूं मैं, प्रिंट के साथ इसको रिलेट करता हूं। ये वो वाला पीरियड है जब एंशिएंट चाइना में प्रिंट का आगाज हो गया है, पढ़ने लिखने का आगाज हो गया है। उसके बाद देखो कहां तक हम इसको लेके जा सकते हैं, जो हमारा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तक हम इसको लेके जा सकते हैं। वो मैं समझाऊंगा आगे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है। मगर जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, इस वाले पीरियड की हम बात करेंगे, इसमें हमें गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस आ जाएगा, इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ जाएंगी जो हमारे पास आती है, इसमें हमारी जो आज हमारे पास ये जेरोक्स वाली मशीन है, बाकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आज हमारे पास मौजूद है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो पढ़ने लिखने का शुरुआत हुई है वो इस वाले पीरियड से शुरू हुई है, हिस्ट्री के इस वाले प्रोटो हिस्ट्री से शुरू हुई है। जो एडवांस हो गई है हमारी प्रिंट कल्चर, जो हमारे प्रिंट कल्चर प्रिंटिंग में जो एडवांसमेंट आई है, वो हमें कहां से देखने को मिली है? ये इस वाले पीरियड से हमें देखने को मिली है, जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। ये मैंने आप लोगों के सामने एक सिंपल सा एक स्केच बनाया है, एक यहाँ पे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है कि हमने पढ़ना लिखना कहां से शुरू किया है। तो अब वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस वाले यूनिट में मैंने आप लोगों को पढ़ाना यही है कि ये जो पहला जो हमारा था, जब हमने पढ़ना लिखना आता था मगर प्रिंटिंग कल्चर कोई नहीं था, जब हमारे पास पढ़ना लिखना था मगर कोई सिस्टम नहीं था जिससे हम लिखते, कोई पेन नहीं था, कोई कॉपी नहीं थी। उसके बाद किस तरह से हमने एडवांस प्रिंटिंग शुरू कर दी है, वो सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। यूं तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि इस वाले यूनिट में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। इससे आप लोगों को पता चलेगी जो आज हमारे पास इतना ज्यादा प्रिंट कल्चर, प्रिंट मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, ये कहां से आया है। समझ आ रही है बात? वेरी गुड। तो स्टार्ट करें? शैल वी स्टार्ट? गुड, चलो। In this chapter, we will look at the development of print from its beginning in East Asia to its expansion in Europe and in the India. तो इस वाले यूनिट में हम किस चीज की बात करेंगे? इस वाले यूनिट में हम एक सेकेंड, इस वाले यूनिट में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि किस तरह से बिगिनिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस कहां से हो जाता है? ईस्ट एशिया से। ईस्ट एशिया से प्रिंटिंग की शुरुआत हो जाती है और इसके एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है कहां पे? यूरोप में और इंडिया में। हम इस वाले यूनिट में इस प्रोसेस को ट्रेस करेंगे कि किस तरह से ईस्ट एशिया में प्रिंट शुरू हो जाता है और उसके बाद ये फैल जाता है, यूरोप में प्रिंट आ जाता है, हिंदुस्तान में प्रिंट आ जाता है, किस तरह से आ जाता है, वही हमें इस वाले यूनिट में देखना है। We will understand the impact of spread of technology and consider how social lives and culture changes with the coming of the print. हम ये देखेंगे किस तरह से ये इम्पैक्ट हुआ है जब ये प्रिंट कल्चर शुरू हुआ है, जब प्रिंट स्प्रेड होना शुरू हो गया है, किस तरह से टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गई है, किस तरह से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो गई है और किस तरह से हमारी सोसाइटी बदल जाती है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, रिलीजियस डिबेट हमने देखने को मिलती है। किसकी वजह से? प्रिंट की वजह से। वो हम आगे देखेंगे किस किस तरह से ये सारी चीजें होती है। तो मेकिंग ऑफ द बुक बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंट। आप देख सकते हो कि प्रिंट से पहले जो मैंने आप लोगों को बोला है कि ये प्रोटो हिस्ट्री की बात है, जब लिखा जाता था मगर हमारे पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था जिससे हम लिखते। तो फिर क्या हो जाता था? एक पेज को लिखने में स्क्राइब्स करती थी ना, हाथ से किताबें लिखी जाती थी, हाथ से चीजें लिखी जाती थी, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता था, लेबर ज्यादा लगती थी, या इसमें हमें मटेरियल ज्यादा लगता था, जिसकी वजह से टाइम कंजप्शन भी ज्यादा होती थी और ये कॉस्टली बन जाता था।
द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे कि जो पहली प्रिंटेड बुक पब्लिश हुई है वो किस तरह से हुई है, किस तरह से किताबें लिखी जाती थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हर किसी चीज की अपनी एक हिस्ट्री होती है। यहाँ पे भी हम इस हिस्ट्री को हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से हमने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो पहली बुक यहाँ पे प्रिंट हुई है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन चाइना। सबसे पहले दुनिया में प्रिंट टेक्नोलॉजी कहाँ पे डेवलप हो जाती है? चाइना में, जापान में और कोरिया में। सबसे पहले दुनिया में प्रिंट टेक्नोलॉजी कहाँ पे डेवलप हो जाती है? कहाँ पे कहाँ पे किताबें बननी शुरू हो गई है? चाइना, जापान और कोरिया में। कॉल्ड द हैंड प्रिंटिंग। मगर ये प्रिंटिंग क्या होती थी? हैंड प्रिंटिंग, यानी कि किताबें हाथ से लिखी जाती थी। किससे लिखी जाती थी? हाथ से लिखी जाती थी। फ्रॉम AD 576 onward, books in China were printed by rubbing paper against the inked surface of the wood block। अब चाइना में एक नया सिस्टम ऑफ प्रिंट डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या होता है? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। देखो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है कि हमें एक यहाँ पे इस तरह से एक स्लेट ली जाती थी, इसमें शब्द हम खोद के लिखते थे, एनग्रेव करते थे शब्दों को, जैसे ABCDEF। ऐसे ही हम यहाँ पे जो शब्द जो इनके अपने लोकल लैंग्वेज से, यहाँ पे ए भी नहीं लिखा जाता था, चाइनीज की जो अपनी लैंग्वेज है वो लिखी जाती थी, शब्दों को खोद के लिखा जाता था। उसके बाद क्या करते थे? इस पे इंक लगाई जाती थी। क्या लगाई जाती थी? इंक लगाई जाती थी। इंक लगाने के बाद इस पे पेपर चिपकाया जाता था। जब इस पे पेपर चिपकाते थे क्या होता था कि जो इस पे लिखा हुआ होता था वो किस पे आ जाता था? उस पेज पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। समझ आया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है? फिर से समझाता हूं कि एक स्लेट होती है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसपे हम ये एनग्रेव करते हैं, ये शब्द हम एनग्रेव करते हैं। उसके बाद इस पे इंक डालते हैं। क्या डालते हैं? इंक डालते हैं। इंक डालने के बाद हम पेपर लेते हैं, इस पे चिपकाते हैं पेपर को, और जब हम पेपर को उठाते हैं तो ये जो भी सारी चीजें इस स्लेट पे लिखी हुई होती थी वो किस पे आ जाती थी? इस पेज पे। इसी को बोलते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। कब से स्टार्ट हुई है? 576 AD से। कहां में? चाइना में। उसके बाद अकॉर्डियन बुक की अगर हम देखेंगे, द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक वाज फोल्डेड एंड स्ट्रेच्ड एट द साइड। ठीक है, क्या होता था? देखो मैं समझाता हूं, ये फोल्डेड क्या होता है और स्ट्रेच्ड क्या होता है। जो ट्रेडिशनल चाइनीज एक्वारियम बुक है वो किस तरह से लिखी जाती थी? हम क्या करते थे? 2 पेजेस लेते थे। जरा आप मुझे पेज दो, 2 पेजेस, यहां एक ही पेज निकालो। देखो ये मेरे पास एक पेज है ना। मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पे मैंने वुड ब्लॉक मैंने वुड ब्लॉक यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे मैंने शब्द एनग्रेव किए हैं, यहाँ पे मैंने अल्फाबेटिक्स लिखे हैं, जो भी मैंने चीजें लिखनी है। मैं क्या करता हूँ, इस पे इंक लगाता हूँ। इंक के बाद मैं इसको इस तरह से इस पे चिपकाता हूँ, तो सारी चीजें किस पे आ जाती है? इस पे आ जाती है। मगर इंक ज्यादा होने की वजह से, पेपर क्वालिटी कम होने की वजह से क्या होता था, जो चीजें हम यहां से लिखते थे ना, ये इंक यहां से भी आ जाती थी। बात आ रही है समझ में? इंक कहां से भी आ जाती थी? यहां से भी, पीछे से भी इंक आ जाती थी, जिसकी वजह से ये वाला बैक साइड इसका खराब हो जाता था। फिर हम यहां पे नहीं लिख पाते थे। इसलिए हम क्या करते थे? देखो इसी को मैं 2 पेज बना लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने 2 पेज बना लिए हैं। इसको भी मैंने प्रिंट किया है, इसको भी मैंने प्रिंट किया है। अब ये वाला साइड इसका वेस्ट हो जाता है, इसका ये वाला साइड वेस्ट हो जाता है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको इस तरह से चिपका देता हूं। इन पेजेस को मैं इस तरह से आपस के साथ चिपका देता हूं। जो खराब वाला साइड है उसको अंदर की ओर करके, ये वाला साइड खराब हो गया है ना, ये वाला साइड खराब हो गया है। अब इनको मैं इस तरह से रख के इनको एक दूसरे के साथ चिपका देता हूं। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या लगता था कि ऐसा लगता था कि ये एक ही पेज है, मगर ये एक ही पेज नहीं हुआ करता था, ये 2 पेज हुआ करते थे। अब इस पेज में यहां से भी लिखा हुआ है, यहां से भी लिखा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं फोल्डेड प्रिंट, फोल्डेड कॉपी या फोल्डेड पेजेस, हम इसी को बोलते हैं। इसके बाद क्या होता था कि बहुत सारी इसी तरह से, देखो बहुत सारी इसी तरह से फोल्डेड पेजेस हुआ करते थे। उनमें क्या करते थे हम, फिर कोई तार बांधते थे, कोई धागा बांधते थे, इनको स्टिच करते थे एक दूसरे के साथ। बात आ रही है समझ में? तो इसी तरह से चाइनीज एक्वार्डियन बुक लिखी जाती थी, फोल्ड के साथ, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके, फोल्ड के साथ, और उसके बाद इसको स्टिच किया जाता था। जिस तरह आज भी मतलब कि हम धागे वागे बांधते हैं, इसको बंद करने के लिए आज पिन का इस्तेमाल करा जाता था। तब हम क्या करते थे, तब कोई तार होती थी या कोई मतलब कि वो थ्रेड होता था, उससे हम उनको बांधते थे। उसके बाद कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी इज आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग। जो आप लोगों को पता है कि वो बहुत ही अच्छे से वो शब्दों को लिखना, उसको हम कैलीग्राफी कहते हैं।
सुपरबली स्किल्ड क्राफ्टमैन को डुप्लीकेट इट विथ एक्यूरेसी। क्या होता था कि बहुत ही जबरदस्त उम्दा किस्म के जो स्किल्ड क्राफ्टमैन होते थे, जो लिखने वाले थे, जो स्क्राइबर्स होते थे, वो बहुत ही उम्दा तरीके से इन किताबों को कॉपी करते थे, हाथ से लिख के। मैंने एक्वारियम बुक से एक किताब बनाई है ना, मैंने एक्वारियम बुक से ये किताब बनाई है। उसके बाद क्या हो जाता है, अब इसकी दूसरी कॉपी बनानी है, कोई सब्सक्राइबर आता है, वो इसको कॉपी करना शुरू कर देता है। मगर राइटिंग कौन सी इस्तेमाल की जाती थी? कैलीग्राफी। कौन सी राइटिंग इस्तेमाल की जाती थी? कैलीग्राफी इस्तेमाल की जाती थी। इतना ही नहीं, उसके बाद फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम चाइना रिमेन्ड द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंट मटेरियल। फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम, पहले से ही, बहुत मतलब कि जब से प्रिंट आया है हम देखते हैं मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंट मटेरियल कौन रहा है? चाइना। जो भी चीजें प्रिंट के रिलेटेड जितना भी मटेरियल हमें चाहिए होता था वो कहां से मिलता था? चाइना से। फर्दर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक्सपेंडेड द यूज ऑफ प्रिंट मटेरियल। जो आज हम सिविल सर्विस एग्जाम्स देखते हैं, जो हमें ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, जैसे हमारे यहाँ पे IAS होता है, IPS होता है, IRS होता है, IFS होता है, या जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव JKAS होता है, KS एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, KS एग्जाम होता है। तो चाइना में उन दिनों में आज से हजारों साल पहले चाइना में ब्यूरोक्रेट्स को एग्जाम देके सिलेक्ट करना पड़ता था। उनको पहले एग्जाम देना पड़ता था, उसके बाद उनकी सिलेक्शन होती थी। तो इसके चलते क्या हो गया कि जब जो भी बच्चा, जो भी लड़का, जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता, उसके लिए क्या जरूरी होता था? उसको किताबें चाहिए होती थी। क्या चाहिए होती थी? किताबें चाहिए होती थी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा किताबें हमें प्रिंट करनी पड़ी। अपार्ट फ्रॉम स्कॉलर्स इवन मर्चेंट स्टार्टेड यूजिंग प्रिंट मटेरियल। सिर्फ ये स्कॉलर्स ही नहीं, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, सिर्फ पढ़े लिखे लोग, ये पढ़ने वाले लोग ही नहीं, बल्कि क्या, जो मर्चेंट से जो ताजिर है, उन्होंने भी प्रिंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अपना हिसाब किताब रखने के लिए, हिसाब रखने के लिए। रिच वुमेन बिगेन टू रीड एंड पब्लिश देयर पोइट्री एंड प्लेज। जो अमीर घरों की औरतें थी, जो अमीर घरानों से औरतें थी, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है या लिखना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी किताबें लिखनी शुरू कर दी है, उन्होंने पोइट्री लिखनी शुरू कर दी है, प्लेज लिखने शुरू कर दिए है, पढ़ना भी शुरू कर दिया है और लिखना भी शुरू कर दिया, मगर बशर्ते कि वो औरतें क्या होनी चाहिए थी? अमीर, क्योंकि वही ये सारी चीजें अफोर्ड कर पाते थे। New reading culture was accompanied by technology of Western printing techniques and mechanical press। जो ये न्यू रीडिंग कल्चर यहाँ पे डेवलप हो जाता है, जो नया पढ़ने का जो ये जुनून लोगों में सवार हो जाता है, इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं? पहले हाथ से लिखी जाती थी, उसके बाद वुड ब्लॉक प्रिंट आ जाता है, उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनें प्रिंट में आनी शुरू हो गई है, जिसके चलते हमारा जो प्रिंट मटेरियल है वो ज्यादा वाइड स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। शंघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। शंघाई जो होता है कि चाइना की कैपिटल, वो हब बन जाता है, जो न्यू प्रिंट कल्चर होता है उसका वो मरकज बन जाता है। प्रिंट इन जापान। अब जापान में किस तरह से प्रिंट आ जाता है? बुद्धिस्ट मिशनरीज, जो बुद्धिस्ट मिशनरीज है फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। याद रखना कब? 1768 AD, 1770 AD में। अब चाइना से जापान प्रिंट कैसे पहुंच गया है? चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, जो बुद्धिज्म को फैलाने के लिए दूर दूर लैंड्स में जाते थे, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपने साथ अपनी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो ये हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, वो अपने साथ लेके गए हैं और हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को कहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं? जापान में वो इंट्रोड्यूस करते हैं। किसने जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है? चाइनीज बुद्धिस्ट मिशनरीज ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना कि चाइनीज बुद्धिस्ट मिशनरीज ने जापान में प्रिंट इंट्रोड्यूस किया है। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन 1868 AD is the बुद्धिस्ट बुक है जिसका नाम है डायमंड सूत्रा, जो सबसे पुरानी किताब जापान की। जापान में जो सबसे पहले किताब प्रिंट की गई है वो किसके रिलेटेड थी? बुद्धिज्म को रिलेटेड थी, और उस किताब का नाम क्या था? डायमंड सूत्रा। क्या नाम था? डायमंड सूत्रा। मार्को पोलो ए ग्रेट एक्सप्लोरर, जो एक्सप्लोरर हुआ करते थे, जो दरियाफ्त करते थे, न्यू लैंड को दरियाफ्त करते थे, वो रिटर्न होते हैं इटली।
ये चाइना गए थे, अब चाइना से वापस इटली आ जाते हैं। आफ्टर मनी इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना में बहुत सारे साल गुजारने के बाद मार्को पोलो इटली वापस आ जाते हैं। अब तो कोई सौगात तो साथ लेके आएगा, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट वहां से लेके आएगा। तो जो चाइना से उसने लाया है वो था वुडब्लॉक प्रिंटिंग। ही ब्रॉट द नॉलेज ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी बैक विद हिम फ्रॉम चाइना। जब वो चाइना से वापस आ गए, कौन? मार्को पोलो जब चाइना से वापस आ गया है, चाइना से उसने अपने साथ क्या लाया है? वुडब्लॉक प्रिंटिंग। लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन ए वेरी एक्सपेंसिव वेलम। वेलम क्या होता है? वेलम होता है, देखो मैं समझाता हूं कि जो जानवरों की खाल होती है ना, जानवरों की खाल, उनको क्या किया जाता था? उनको सुखाया जाता था, साफ किया जाता था, पेपर की शक्ल बना दी जाती थी और उस पर लिखा जाता था, उसको वेलम बोलते हैं। मगर ये जो हैंड, अभी भी जो वुडब्लॉक प्रिंटिंग से किताबें बनती थी, मगर अभी भी जो लग्जरी एडिशन थी वो अभी भी क्या हुआ करती थी? हैंड रिटन हुआ करती थी। किस पे वो लिखी जाती थी? वेलम पे लिखी जाती थी। हाँ, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी, बहुत ज्यादा महंगी थी। पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल। पिक्चर्स किस पे? कपड़ों पे शक्लें बनानी शुरू कर दिए, डिफरेंट डिजाइन हमने कपड़ों पे बनाने शुरू कर दिए हैं, प्ले कार्ड्स बनाने शुरू कर दिए हैं, पेपर मनी इंट्रोड्यूस हो गया है। इन मिडवल जापान की अगर हम बात करेंगे, पोएट्स एंड प्रोज राइटर वेयर रेगुलरली पब्लिश्ड। पोएट्स और प्रोज अब रेगुलरली यहाँ पे पब्लिश होने शुरू हो गए हैं। कहाँ पे? मिडवल जापान में। बुक्स वर चीप अबंडेंट। बुक्स बहुत ज्यादा अब यहाँ पे बननी शुरू हो गई है और सस्ती किताबें अब मार्केट में देखने को मिल जाती है। प्रिंट ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू द इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। अब जो यहाँ पे विजुअल मटेरियल आ गया है, विजुअल प्रिंट यहाँ पे आ गया। विजुअल क्या होता है कि अभी तक हम सिर्फ लिखते थे APPLE, एप्पल, ठीक है। इसके साथ हमने क्या किया है? इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने क्या किया है? अब यहाँ पे हमने इस तरह से एप्पल बनाना भी शुरू कर दिया है। इस तरह से प्रिंट जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है, प्रिंट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, मगर डिमांड जो बुक्स की है वो बढ़ जाती है। यूरोप बिगन टू एक्सपोर्टिंग बुक्स टू डिफरेंट कंट्रीज। यूरोप यहाँ से अब इन्होंने बहुत ज्यादा किताबें लिखनी शुरू कर दी है और बाकी कंट्रीज में भी अपनी किताबें बेचनी शुरू कर दी है। बुक फेयर्स वर हेल्ड। बुक फेयर्स का बुक्स के लिए मेला लग जाता था, इनका अपना मेला अब शुरू हो गया है, बुक्स के लिए मेला लगा दिया जाता था। स्क्राइब्स स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस बुक सेलर। स्क्राइब्स कौन होते हैं? जो हाथ से लिखने का हुनर जानते हैं। उन्होंने किन के लिए काम करना शुरू कर दिया है? बुक सेलर्स के लिए काम करना शुरू कर दिया है। बुक सेलर्स के लिए उन्होंने किताबें लिखनी शुरू कर दी है। लिमिटेशन, अब इसमें क्या लिमिटेशन थी? अब कौन क्या क्या लिमिटेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है? हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सैटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड। जो हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, जितनी डिमांड बढ़ रही थी उतना हम लिख नहीं पाते थे, जितनी रिक्वायरमेंट सोसाइटी की थी उतना हम लिख नहीं पाते थे, क्योंकि हाथ से फिर भी हम कितना लिख पाते, हाथ से कितनी किताबें हम लिख सकते थे, जितनी डिमांड थी उतनी हम लिख नहीं पाते थे। कॉपिंग वॉज एक्सपेंसिव। कॉपी करना बहुत एक्सपेंसिव होता था क्योंकि लेबर ज्यादा लगती थी, इसमें टाइम ज्यादा लगता था, लेबर ज्यादा लगता था, इसलिए जो कॉपी मटेरियल है, जो हाथ से लिखी जाती थी किताबें, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेगाइल। जो हाथ से लिखी हुई किताबें हुआ करती थी वो फ्रेगाइल होती थी, क्योंकि उसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी। किस तरह से मैं समझाता हूं। अभी यहाँ पे आपके बुक में एक पेज है, ठीक है, जो प्रिंटेड है, अगर उसको आप कॉपी करना शुरू कर दोगे अपने हैंड से लिखना शुरू कर दोगे नोटबुक पे, तो एक पेज कितने पेज पे आ जाएगा? एक पेज 2 3 4 5 6 पेजेस पे भी आ सकता है, ठीक है। तो समझ लीजिए, तो इमेजिन करो कि जब इतनी बड़ी किताब हम लिख रहे हैं, सारी किताब हाथ से लिखी जाती है, वो कितनी बड़ी किताब बन जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो उसको हैंडल करना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता था। देयर सर्कुलेशन रिमेनेड लिमिटेड, और इनकी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा लिमिटेड रही है। एक तो महंगाई ज्यादा है, दूसरा हम ज्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते हैं, तीसरा ये मतलब कि जब बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है अपने साथ ले भी नहीं पाते हैं। दस देयर वाज अ ग्रेट नीड फॉर क्विकर एंड चीपर प्रोडक्शन। इसीलिए यहाँ पे अब नीड बढ़ गई है, सोसाइटी एक नीड दिखा रही है, सोसाइटी में एक डिमांड बढ़ गई है किस चीज की, कि कोई अब ऐसा टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जिसकी वजह से किताबें जल्दी जल्दी पब्लिश हो, किताबें जल्दी जल्दी लिखी जाएं, और क्या होनी चाहिए? क्विकर भी होनी चाहिए, चीप भी होनी, सस्ती भी होनी चाहिए, और जल्दी जल्दी किताबें बननी चाहिए। बात आ रही है समझ में? राइज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस।
नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। पहला एडवांस्ड प्रिंटिंग प्रेस या मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस कौन बनाता है? जॉन गुटेनबर्ग। ये कौन था? सन ऑफ ए मर्चेंट, एक ताजिर का बेटा था, एंड ग्रेव अप एज ए लार्ज एग्रीकल्चरल स्टेट। ये किसमें पला बड़ा है? एक एग्रीकल्चरल स्टेट में, वहां पे ये पला बड़ा है। ही बिकेम ए मास्टर गोल्ड स्मिथ। कौन? हाँ, जॉन गुटेनबर्ग मास्टर गोल्ड स्मिथ बन जाता है। गोल्ड स्मिथ किसको बोलते हैं? सुनहार को, ठीक है। वो मास्टर गोल्ड स्मिथ बन जाता है। ही क्रिएटेड लेड मोल्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। मोल्ड क्या होते हैं? मोल्ड होते हैं सांचा। नहीं आई बात समझ में? जिस तरह आप लोगों को पता है ब्रिक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए पहले वो सांचा बनाते हैं ना, ठीक है, सांचा बनाते हैं पहले, फिर उसमें मिट्टी डालते हैं, फिर सारी ईंटें उसी से बनाई जाती है। इसी तरह से ये ट्रिंकेट्स के लिए भी जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए भी एक मोल्ड होता है, एक सांचा होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो जॉन गुटेनबर्ग है, ये एक मोल्ड तैयार करता है। ये इसमें एक्सपर्टाइज होता है, बहुत माहिर होता है इन मोल्ड्स को बनाने में। मगर किसके लिए बनाता है? ज्वेलरी बनाने के लिए। बात आ रही है समझ में? ज्वेलरी बनाने के लिए ये एक सांचा बनाता है। कौन? जॉन गुटेनबर्ग। ये याद रखना, क्योंकि यह हमें आगे काम आएगा। क्या कि जो इसने सांचा बनाया है किसके लिए? हाँ, ट्रिंकेट्स क्या होती है? ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, ठीक है। हाँ, ही अडॉप्टेड दिस टेक्निक टू डिजाइन न्यू इनोवेशन। अब इसने यही टेक्निक अडॉप्ट की है, एक नई इनोवेशन। द ओलाइव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस। जो ये ओलाइव प्रेस है, उसने एक मॉडल प्रोवाइड किया है जॉन गुटेनबर्ग के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस बनाने के लिए। ओलाइव प्रेस समझ आया क्या होता है? देखो, एक स्लैट नीचे है, मेरी तरफ देखो, एक स्लैट नीचे है, इस पे हमने ग्रेनाइट डाल दिए, एक स्लैट ऊपर है। अब हम इस स्लैट को इस वाले स्लैट के साथ प्रेस करते हैं, तो बीच में जो ग्रेन्स होते हैं उससे क्या निकलता है? वो तेल निकलता है, ऑयल निकलता है वहां से, ठीक है। इस वाले ये जो ओलाइव प्रेस है, इसने एक मॉडल प्रोवाइड किया है जॉन गुटेनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस बनाने के लिए। मोल्ड वर यूज्ड फॉर कास्टिंग मेटल टाइप्स फॉर द लेटर। इसने क्या करा है? इसने मोल्ड्स का इस्तेमाल किया है, जहां पे इसे क्या कास्ट किए हैं? लेटर्स। क्या कास्ट किए हैं? लेटर। इसी तरह से फिर से इसने एक स्लैट बनाई है, जिस तरह से हमने देखा है ना, किसमें शबाश क्या नाम है उसका? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में हमने क्या देखा है कि जो शब्द है उनको हम एनग्रेव करते हैं किस पे? स्लैट पे। यहाँ पे भी इसी तरह क्या हो जाता है कि एक मेटल का प्लेट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मेटल का प्लेट। उसी पे ये शब्द लिखे जाते हैं। किस पे लिखे जाते हैं? मेटल के प्लेट पे शब्द लिखे जाते हैं। किसने ये डिजाइन दिया है? वेरी गुड। जिस तरह से ओलाइव प्रिंटिंग प्रेस में नीचे एक स्लैट होती है, ऊपर एक स्लैट होती है, इसने जो नीचे वाली स्लैट है, ऊपर वाली स्लैट है, इस पे क्या कर दिया है? उस पे वो शब्द लिख दिए, ABCD मान लीजिए, ठीक है, ABCD अब ज़्यादा तक लिखा है। फिर वो जब मतलब इस पे पेपर रखते थे, ऊपर से और एक प्लेट आता था, प्रेस करता था, नीचे वाला सारा किस पे छप जाता था? इस पेपर पे। बात आ रही है समझ में किस तरह से होता था ये? बाय 1448 ही परफेक्टेड ए डिजाइन। 1448 तक आते आते उसने अपने डिजाइन को परफेक्ट बनाया है। किस वाले डिजाइन को? प्रिंटिंग प्रेस को। किसको? प्रिंटिंग प्रेस को ये क्या करता है? शाबाश, हाँ, परफेक्ट बनाता है। अब यहां से काम शुरू करता है। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल विद 180 कॉपीज। ये भी याद रखना, जो जॉन गुटेनबर्ग ने अपनी नई जो इसने टेक्नोलॉजी दी है, नई इनोवेशन की है प्रिंट कल्चर में, जो इसने नई प्रिंटिंग मशीन लाई है, उस प्रिंटिंग मशीन से सबसे पहली किताब उसने कौन सी बनाई है? बाइबल। और कितनी कॉपियां इसकी बनाई है? 180 कॉपीज ऑफ बाइबल बनाई है। इट टुक 3 इयर्स टू प्रोड्यूस। 3 साल इसको 180 कॉपीज को बनाने में लग जाते हैं। क्या होता है कि देखो, अगर इस वाले प्रेस के आने से पहले अगर हम हाथ से 180 किताबें लिखनी शुरू कर देंगे, या मतलब आप लोगों को पता है कि जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है उसकी अपनी लिमिटेशन है, वो आप लोगों को वो मैंने बताई है, उस तरह से लिखना शुरू करेंगे तो इसमें सालों लग जाएंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 80 साल लग जाएंगे इतनी सारी कॉपियां बनाने में। बात आ रही है समझ में? मगर इसने 180 कॉपीज कितने ही पीरियड में बनाई है? ओनली 3 इयर्स में इसने ये बनाई है। By the standards of time, the production became
फास्ट। बाय द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम द प्रोडक्शन बिकेम फास्टर। टाइम के चलते चलते हमने देखा है कि प्रोडक्शन भी बहुत क्या फास्ट हो जाती है, किताबें ज्यादा से ज्यादा पब्लिश होनी शुरू हो जाती है। बाय दिस न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड। इससे क्या हो जाता है, ये बात याद रखना, इसके हम रीजन भी बताएंगे किस तरह से। अब जो नया कल्चर ऑफ प्रिंटिंग शुरू हो गया है, मैकेनिकल प्रिंटिंग जो शुरू हो गई है, जो हम मशीनों से अब किताबें छापना शुरू कर देते हैं, मगर इससे क्या हो गया है कि जो हैंड राइटिंग मटेरियल था ना, ये इसको कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाया। द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन। मगर ये जो यहाँ पे एक शिफ्ट हो जाता है, ये जो यहाँ पे एक शिफ्ट हो जाता है, अभी तक हम किताबें कहां से लिखते थे, किससे लिखते थे, हाथ से लिखते थे। अभी तक हम किताबें हाथ से लिखते थे, मगर अब किताबें किससे लिखनी शुरू कर दी हमने, मशीन से लिखनी शुरू कर दी। अब प्रिंटिंग प्रेस से किताबें बननी शुरू कर दी है। ये एक ये ट्रांजैक्शन पीरियड है, ये जो हमने ये एक मतलब कि ये शिफ्ट किया है हमारी सोसाइटी में, जो शिफ्ट हुआ है हमारी दुनिया में, शिफ्ट हुआ है। हाथ से लिखी जाने वाली किताबें अब किससे लिखी जाती है, मशीन से लिखी जाती है। इसको हम बोलते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, प्रिंट रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, प्रिंट रेवोल्यूशन। अब क्लियर हो रहा है यहां तक, वेरी गुड। उसके बाद गुटेनबर्ग एंड हिज प्रिंटिंग प्रेस। ये देखो किस तरह से, ये देखो हैंडल को किस तरह से ये घुमा रहा है, मगर यहाँ पे एक चीज भी है, ठीक है। ये मतलब कि यहाँ पे देखो ये प्लेट लगा हुआ है, ठीक, इसके बीच में पेपर फंस जाएगा, है ना, बिल्कुल। मगर इसने एक सिस्टम भी बनाया है। देखो अगर हम इस तरह से एक एक स्लाइड बनाएंगे, इस स्लाइड में मैंने लिखा है ABCDEF, या मैं इस तरह से लिखूं, मैं लिखूं बुशरा, BUSHRA। एक स्लाइड पे मैंने क्या लिखा है, बुशरा लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये स्लाइड बनी है, इस स्लाइड को मैंने इसके नीचे रखा है। अब जितने भी पेपर में इस पे रखूंगा, हर किसी पेपर पे क्या आएगा, बुशरा ही आएगा, ठीक है। मगर मैंने सिर्फ बुशरा ही लिखना है, मैंने और भी चीजें लिखनी है। जो जॉन गुटेनबर्ग है, इसने एक नया, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसने नई टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस करी है। वो क्या है, वो इन शब्दों को आराम से बदल सकते हैं, ठीक है। वो इन शब्दों को बदल सकता है। उसने यहाँ पे दिस लिखना है, वो यहाँ पे THIS आएगा, फिर उसी पे आ जाएगा। यहाँ पे उसने IS लिखना है, वो IS वाले शब्दों को यहाँ पे लेके आएगा और वही छप जाएंगे। बात आ रही थी, हाँ, वो शब्दों के प्लेस चेंज कर, अल्फाबेटिक्स के प्लेस चेंज करते थे। बात आ रही है समझ में। उसके बाद द बाइबल, देखो किस तरह से बाइबल लिखी गई है, याद रखना। देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि ये जो मैकेनिकल प्रिंटिंग है ना, इसने कंप्लीटली हैंड राइटिंग को रिप्लेस नहीं किया है। देखो कैसे, यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं। यहां से क्या है, मैकेनिकल है, प्रिंटिंग प्रेस में लिखा गया है, ये वाला बीच वाला किससे लिखा गया है, प्रिंटिंग प्रेस से लिखा गया है। मगर ये जो ऊपर से ये जो मतलब कि तस्वीरें बनाई हुई है, कहीं पे मतलब कि पौधों के शेप बनाए हैं, पत्ते बनाए हुए, फूल बनाए हुए हैं, ये हाथ से बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे, हाथ से बनाए जाते थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, क्या होता था कि बुक किताबों में जो लग्जरी आइटम्स हुआ करते थे ना, वहां पे स्पेस रखी जाती थी, ब्लैंक स्पेस। क्या रखी जाती थी, ब्लैंक स्पेस। पता है किस लिए, जो परचेजर होता है, जो खरीदने वाला होता है ना, वो खुद से चॉइस कर सकता है कि मेरी किताब में किस तरह की इलस्ट्रेशंस होंगी, किस तरह की शक्लें मेरी किताब में होंगी। वो खुद से चूज कर सकता है मेरी किताब किस तरह से सजाई जाए। बात आ रही है समझ में। अगरचे ये मैकेनिकल है, मगर इसके जो ये बॉर्डर्स है, ये भी हाथ से खींचे जाते थे। ये जो ये तस्वीरें यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये कहीं पे फूल बना हुआ है, कहीं पे पत्ते बने हुए हैं, ये किससे बनाए जाते थे, हाथ से बनाए जाते थे। बात आ रही है समझ में। इसीलिए हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए कि सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट मैकेनिकल प्रिंटिंग कुड नॉट कंप्लीटली रिप्लेस द हैंड प्रिंटिंग। बात आ रही है समझ में। इसको आप सपोर्ट करें तो आप क्या बोलोगे कि कोई मसला नहीं कि यहाँ पे ये मैकेनिकल प्रिंटिंग होती थी, मगर मैकेनिकल प्रिंटिंग के साथ साथ हमने क्या देखा है कि ये जो पेजेस है उसके बॉर्डर्स हाथ से खींचे जाते थे, इस पे जो इलस्ट्रेशन हुआ करती थी वो हाथ से बनाई जाती थी। कुछ पन्नों के, कुछ ये किताबों के जो लग्जरी आइटम्स हुआ करते थे, वहां पे कुछ पेजेस खाली छोड़ दिए जाते थे ताकि जो रीडर्स है वो खुद से डिसाइड करें कि हमारी किताब में कौन सी इलस्ट्रेशन होनी चाहिए, कौन सी शक्लें होनी चाहिए, किस तरह से सजाई जानी चाहिए। मगर वो सजावट किससे होती थी, हैंड से। बात आ रही समझ में। आर्गुमेंट को सपोर्ट कर सकते हो,
लिख सकते हो? गुड। क्या है प्रिंट रेवोल्यूशन? पहले सिंपली हम बोर्ड की तरफ नहीं देखो, मेरी तरफ देखो। वेरी गुड। ये जो शिफ्ट हुआ है हैंड राइटिंग से, हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में, ये जो शिफ्ट हुआ है, इस शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे? ये प्रिंट रेवोल्यूशन है। बात आ रही है समझ में? देखो, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ पीपल। अब जो ये नया फॉर्म ऑफ, नया वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स हो गया है, इससे क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की जिंदगी को ही बदल देता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। फेयर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस में देखेंगे किस तरह से आइडियोलॉजी स्प्रेड हो गई है, किस तरह से टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो गई है, किस तरह से कल्चर स्प्रेड हो गया है, किस तरह से आइडियाज, ओपिनियन स्प्रेड हो गई है बाय द प्रिंट, जिसने कंप्लीटली लोगों की जिंदगियों को ही बदल के रख दिया है। चेंज इन देयर रिलेशनशिप विद इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटी, लोगों के रिलेशनशिप बदल जाते हैं। किनके साथ? अब मतलब कि एक दूसरे के साथ ही नहीं, लोगों की रिलेशंस बदल जाती है। किनके साथ? जो उनके रिलेशंस होते हैं इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज के साथ। मैंने आप लोगों को बोला है ना कि अभी तक हम ये क्या कहते थे कि किंग के पास डिवाइन राइट्स होते हैं। ठीक है, 9th वाले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये कॉन्सेप्ट था कि किंग के पास डिवाइन राइट्स होते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, वो ऊपर वाले की तरफ से होता है। am I right? तो लोगों के जहन में ये सारा कॉन्सेप्ट था कि बादशाह जो करेगा वही हमेशा राइट है ना? लोगों के जहन में कौन सा कॉन्सेप्ट था? बादशाह जो करेगा वो हमेशा राइट है। मगर अब जो नए स्कॉलर्स आ गए हैं, रूसो आ गया है, जॉन लॉक आ गया है, जेएस मिल आ गया है, और भी बहुत सारे स्कॉलर्स आ गए हैं, जब उनकी किताबें लोगों ने पढ़नी शुरू कर दी, उनके जहन खुल गए हैं, और जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी है इसके खिलाफ उनका नजरिया, वही नजरिया ही बदल जाता है। पॉपुलर परसेप्शन भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो जाती है। जो मैंने आप लोगों को बोला है कि किस तरह से नए नए स्कॉलर्स यहाँ पे आ गए हैं, जिन्होंने अपनी परसेप्शन देनी शुरू कर दी है अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द एग्जिस्टिंग सिस्टम, ओपन अप न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अब इस तरह से जो ये प्रिंट रेवोल्यूशन आ गई है, अब लोगों के सामने एक नया सिस्टम आ गया है कि वो अब अलग नजरिए से इन चीजों को देखना शुरू कर देते हैं, जिस मतलब कि लोगों का नजरिया ही बदल जाता है चीजों को लेके। सपोज मान लीजिए अभी तक ये सोचा जा रहा था कि जमीन जो है वो फ्लैट है, और जो है वो क्या है? फ्लैट है। अब जो प्रिंट आ गया है, किताबें छप गई है, लोगों तक आइडिया आ गया है, लोगों तक ये बात पहुंच गई है कि ये जो अर्थ है ये फ्लैट नहीं है, ये क्या है? स्फेरिकल है। बात आ रही है समझ में? अब जब मतलब कि अभी तक सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, अब जब प्रिंट आ गया है लोगों को पता चली कि नहीं, डेमोक्रेसी भी है, लोगों का नजरिया ही बदल जाता है। बात आ रही है समझ में? किसकी वजह से? प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से, प्रिंट की वजह से। इतना ही नहीं, इंपैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू रीडिंग पब्लिक, अब हम देखेंगे ये अलग अलग टॉपिक्स इसके हैं, ये सब टॉपिक्स है। मेन टॉपिक हमारा है इंपैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन। प्रिंट रेवोल्यूशन से कौन कौन सा इंपैक्ट आ जाता है? सबसे पहले न्यू रीडिंग पब्लिक डेवलप हो जाता है, रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट हो जाता है, रिलीजियस डिबेट शुरू हो जाते हैं, प्रिंट एंड डिसेंट, ये भी हम इसमें देखेंगे। ये तीनों टॉपिक्स को हम अलग अलग से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले हम करेंगे न्यू रीडिंग पब्लिक, यहां से डेवलप हो जाता है। अब जब मार्केट में किताबों का अंबार हो गया है, किताबों का फ्लड मार्केट में आ गया है, बहुत ज्यादा किताबें मार्केट में आ गई है, तरह तरह की किताबें, फिलोसफी को लेके, साइंस को लेके, आर्ट को लेके, ह्यूमैनिटी को लेके, रिलीजियस को लेके, हर तरह की किताबें अब मार्केट में आनी शुरू हो गई है। तो इससे क्या हो गया है कि लोगों को अब आदत लग गई है, लत लग गई है किस चीज की? किताबें पढ़ने की। ये तो आज के दौर में हमारे आज के डेट में क्या हो गया कि मोबाइल की वजह से हमारा जो ये रीडिंग कल्चर है वो खराब हो गया है, हमारी किताबों का पढ़ना वो पूरी तरह से बदल गया है। अदरवाइज मोबाइल के आने से पहले लोगों को लत लगी पड़ी होती थी किसकी? किताबों की। हमारे ग्रैंडफादर है, जो हमारे पेरेंट्स है, बाकी जो रिलेटिव्स है, आप लोग देखते कि वो सुबह न्यूज़पेपर को लेके होते थे, है ना? आज आप लोग किसी के हाथ में न्यूज़पेपर देखते हो? हम तो पैरालाइज हो गए हैं, है ना? एक किस्म के हम जहनी मरीज हो गए हैं। किस तरह से? अगर हमने कोई भी चीज ढूंढनी होती है, हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने जहन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। कोई भी चीज अगर आप लोगों ने देखनी होगी, कोई क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना होगा, कोई प्रॉब्लम आप लोगों ने सॉल्व करनी होगी, आप लोग क्या करते हैं? एआई का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, वो रीडिंग कल्चर ही खत्म हो गया है। मगर तब क्या हुआ है कि जब प्रिंट डेवलप हो गया है, जब रेवोल्यूशन आ गई है प्रिंट की, एक नया रीडिंग पब्लिक डेवलप हो जाता है। तो क्या हो जाता है? न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो जाता है। प्रिंटिंग प्रेस रिड्यूस द कॉस्ट, टाइम एंड द लेबर। जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो गया है, इसकी वजह से किताबों का कॉस्ट,
टाइम और लेबर भी कम हो जाता है। अभी तक मतलब एक किताब 50 रुपए में मिलती थी, मगर जब प्रिंट का आगाज हो गया है अब वही बुक आप लोगों को 10 रुपीज में मिलती है। जिस बुक को बनाने में आप लोगों को 10 दिन लगते थे, अब उस बुक को बनाने में एक ही दिन लग जाता है। या जिस बुक को लिखने में आपको 10 स्क्रैपर्स की जरूरत पड़ती थी, आज एक ही बंदा हजारों किताबें लिखता है प्रिंट की वजह से। बात आ रही है समझ में? बुक्स फ्लडेड द मार्केट, और इस तरह से पूरी तरह से चारों तरफ हमने मार्केट में क्या देखा है कि किताबें ही किताबें हैं। इतना ही नहीं, कॉमन पीपल लिव इन द वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। मगर अगर आप देखोगे जो कॉमन पीपल है वो अभी भी किस में है? वो एक ओरल कल्चर में रहते थे। ओरल कल्चर पता है क्या होता है? मैं समझाता हूं। मैंने अपने बाबा से एक कहानी सुनी है, ठीक है? मैंने अपने बाबा से एक कहानी सुनी। किसकी कहानी सुनी है? लैला मजनू की कहानी मैंने अपने बाबा से सुनी है। ठीक, मेरे बाबा ने उनके बाबा से सुनी है, उनके बाबा ने उनके बाबा से सुनी है। बात आ रही समझ में? ये जो मैंने पढ़ा है नहीं ना, मेरे बाबा ने पढ़ी है, मेरे दादा ने पढ़ी है नहीं, तो क्या हुआ? ये ओरली ट्रांसमिट हुआ है। मैं आपको बताऊंगा, आप किसी और को बताओगे, वो किसी और को बताएगा। तो इसी कॉमन लोगों में अभी भी थोड़ा सा क्या चल रहा था? कॉमन लोगों में, जो आम लोग हैं, उनमें ओरल कल्चर बहुत ज्यादा कॉमन था। बात आ रही है समझ में? हर्ड सेक्रेट टेक्स्ट्स, अब वो क्या करने शुरू कर दिए हैं? अब वो लोगों से, जो उनके प्रीस्ट्स है, जो उनके मौलवी है, उनसे अब वो कुरान पाक सुनना शुरू कर देते हैं, वो बाइबल सुनना शुरू कर देते हैं, वो गीता सुनना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो मतलब कि आगे एक बंदा होता है, मैंने भी देखा है जब मैं छोटा था, तो हमारे एक गांव में एक आया था, उसे वो रुस्तुम वाली कहानी पढ़ के सुनाई थी पूरे गांव वालों को। ठीक है, वो आगे आगे बैठता है और वो लाउडली जोर जोर से पढ़ता है और लोग आगे सुनते हैं। कश्मीरी में हम उसको दलील गुर बोलते हैं, कहानियां सुनाने वाला। मस्जिद में देखो मौलवी आगे होता है, कुरान पाक उसके सामने होता है, फिर वो कुरान पाक से पढ़ के आप लोगों को जोर जोर से सुना रहा होता है। बात आ रही है समझ में? उसको भी ओरल कल्चर बोल सकते हैं। बैलेड्स रिसाइट किए जाते थे, फ्लॉक टेल्स रिसाइट किए, कहानियां वगैरह सुनाई जाती थी। Access to books created a new culture of reading among common people। मगर अब जब कॉमन पीपल को भी एक्सेस बुक का मिला है, असल में ये सिर्फ एक्सेस बुक का ही नहीं है, असल में यहाँ पे देखो लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। अब जब एजुकेशन आम हो गई है, अब जब लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा है, अब यहाँ पे दास्तानें सुनाने वालों की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे दास्तानें सुनाने वालों की जरूरत नहीं रही, बल्कि अब वो खुद पढ़ रहे। दो चीजें हो गई, एक तो वो पढ़ना लिखना जान गए, एक तो लोगों को अब पढ़ना लिखना आ गया है, दूसरा जो किताबें हैं वो सस्ती है, वो कॉमन हो गई है, वो अब हर कोई अब किताबें खरीद सकता है, हर किसी के घर में नॉवेल्स बाकी सारी चीजें होती है। ट्रांसमिशन ऑफ न्यू रीडिंग कल्चर वाज इजी। जो ट्रांसमिशन था, जो ये अभी तक हम सिर्फ कहानियां सुनते थे दूसरे लोगों से, अब जब हमने खुद कहानियां पढ़नी शुरू कर दी है, ये जो दूसरों से कहानी सुनना और खुद कहानी पढ़ना, ये जो एक फ्रेज है, ये धीरे धीरे से मिलता गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेट क्या थी? वेरी लो थी। बात आ रही है? ये एकदम से नहीं है कि आज सारे लोग कहानियां सुनने वालों से कहानियां सुनते हैं, सुबह उठ के सारे अपनी बुक्स लाते हैं, सब अपनी अपनी किताबें पढ़नी शुरू कर देते हैं, नहीं। बल्कि क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ इसमें टाइम लगा। अभी तक हम कहानियां सुनते थे, वक्त के साथ साथ टाइम गुजरता गया, फिर हमने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया है। सो द प्रिंटर्स बिगन प्रिंटिंग पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेड्स एंड फ्लॉक टेल्स इलस्ट्रेटिंग विद द पिक्चर। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रिंटर्स है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कहानियां लिखनी शुरू कर दी है, कहानियां पब्लिश करनी शुरू कर दी है, उन्होंने नॉवेल पब्लिश करनी शुरू कर दी है। और नॉवेल्स में पता है क्या होता था? वो इलस्ट्रेट करते थे क्या? पिक्चर्स के साथ, उसको सजाते थे। किसके साथ? पिक्चर्स के साथ। किताबों पे लिखने के साथ साथ वो ये इमेजेस भी उससे बनाते थे, ताकि रीडर जो है वो इंटरेस्टिंग रहे किसमें? पढ़ने में। These were sung and recited in village and in towns in town। क्या होता है कि अब जो ये नई नई किताबें आ गई है, जो कहानियों की किताबें आ गई है, जो नॉवेल्स यहाँ पे आ गई है, जिनमें इलस्ट्रेट करी जाती थी, डिफरेंट खूबसूरत तस्वीरों को लेके तस्वीरें उनमें इलस्ट्रेट करी जाती थी। अब गांव में उनको लोगों के सामने या शहरों में लोगों के सामने उनको पढ़ा जाता था, ताकि लोगों को सुनने में भी बहुत ज्यादा मजा आता था उन सारी चीजों को। अब देखो, एज अ रिजल्ट इस चीज से क्या हुआ है? ओरल कल्चर एंटर प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड। देखो क्या हो गया, ओरल कल्चर जो मैं अभी तक जबानी कहानियां सुना रहा था, वो प्रिंट में आ गई, वो मैंने लिखनी शुरू कर दी। अब जो मैंने लिखा है वो मैं ओरली आप लोगों को बता रहा हूं।
बात आ रही है समझ में? मुझे एक कहानी याद है, मैंने वो कहानी किसमें लिखी? एक बुक में लिखी, प्रिंट में आ गई वो मेरी कहानी। उसके बाद ये किताब आपके पास आ जाती है। आपके घर में पढ़े लिखे सिर्फ आप ही है, बाकी कोई नहीं है, या आपके गांव में सिर्फ पढ़े लिखे आप ही हो। आप क्या करते हो, जो मेरी ऑरल कहानी प्रिंट में आ गई, अब ये प्रिंट आपके पास आ गया, अब आप इस प्रिंट को अपने गांव वालों के सामने ऑरली सुनाते हो। बात आई समझ में? गुड। द हियरिंग पब्लिक एंड द रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। दो चीजें, अब हियरिंग पब्लिक भी, रीडिंग पब्लिक भी। ठीक है, हियरिंग पब्लिक क्या होता है? सुनने वाला। ठीक है, आप कहानियां सुनते हो। रीडिंग पब्लिक क्या होता है? आप कहानियां पढ़ते हो, आप स्टोरीज पढ़ते हो, आप किताबें पढ़ते हो, आप फिलोसफी पढ़ते हो, आप साइंस पढ़ते हो। ये रीडिंग कल्चर है। हाँ, ये क्या है? रीडिंग पब्लिक है। हियरिंग पब्लिक क्या है? हाँ, आप कहानियां सुनते हो, आप साइंस सुनते हो, आप ज्योग्राफी सुनते हो, आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में सुनते हो। बात आ रही है समझ में? ये इंटर मिंगल हो गया है यहाँ पे। क्योंकि किस तरह से, मेरे पास कहानी है, प्रिंट में आ गई, बुक आपके पास आ गई, आपने दूसरों को सुनानी शुरू कर दी। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट्स ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन। सबसे पहला हमने क्या देखा है? रीडिंग पब्लिक डेवलप हो गया है। दूसरा हम यहाँ पे क्या देखेंगे? इस प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से रिलीजियस डिबेट शुरू हो गया है एंड देयर फियर ऑफ प्रिंट। देखो क्या हो गया है, आप लोगों को पता है। देखो, अभी बोर्ड की तरफ नहीं देखो, अभी मेरी तरफ देखो। यहां में एक मुस्लिम की बात करो, जमात इस्लामी अलग है, देवबंदी अलग है, बरेलवी हजरात अलग है, अहले हदीस हजरात अलग है। पता है किसकी वजह से? प्रिंट की वजह से। मैं बताऊं कैसे? मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह किताब लिखते हैं, तफसीर लिखते हैं कुरान का, उसके फॉलोअर जमाती बन जाते हैं, जो उस किताब में यकीन रखते हैं, उसकी ट्रांसलेशन में जो यकीन रखते हैं। और यहाँ देखो, ये अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, वो तफसीर लिखते हैं, उसके मानने वाले देवबंदी बन जाते हैं। ये क्या बरेली, उसका क्या नाम है? अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो कुरान मजीद का तफसीर लिखते हैं, उसके मानने वाले बरेलवी बन गए हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से हो गया? प्रिंट की वजह से। जब मैंने अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ गई है ना कुरान मजीद की, हर किसी ने चारों जो हमारे इमाम है, उन चारों इमामों ने अलग अलग से इंटरप्रेट किया है किसको? कुरान को। बात आ रही है समझ में? इसी की वजह से रिलीजियस डिबेट शुरू हो गए हैं। बरेलवी वाला देवबंद वाले के साथ डिबेट करता है रिलीजियस को लेके। किसकी वजह से? किसकी बुनियाद पे? किताबों की बुनियाद पे। उसने भी किताबें पढ़ी होती है, इसने भी किताबें पढ़ी होती है। किताबें पढ़ने की वजह से ही इनके बीच में अब डिबेट होने शुरू हो गए हैं। और इससे एक फियर भी लगा है कि अब क्या होगा कि अब शायद हमारी फेथ को खतरा हो सकता है, हमारे मजहबों को खतरा हो सकता है। किस तरह से, वो हम समझेंगे। प्रिंट क्रिएटेड द वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज हो गया है। बात आ रही है समझ में? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखो कुरान मजीद कहां पे आया है? अरब में। हम पढ़ कहां पे रहे? कश्मीर में पढ़ रहे। ठीक है, ये क्या हो गए हैं? ये वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज हो गया है। बात आ रही है समझ में? इंट्रोड्यूस्ड एंड न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। अब यहां पे ये एक नया कल्चर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन शुरू हो जाता है। Many were apprehensive of the effect of wider circulation of books on the minds of people. बहुत सारों को ऐसा लगता था कि ये जो ज्यादा सर्कुलेशन ऑफ आइडिया हो जाता है, इससे लोगों के जहन क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं पे लोगों के जहन पे असर हो जाता है। Rebellious and irreligious thoughts might spread. तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि लोगों को ऐसा लगा कि इस प्रिंट की वजह से लोगों में बगावत करने की फीलिंग जाग जाएंगी, लोगों में बगावत करने की फीलिंग्स आ जाएंगी, इरिलीजियस थॉट्स लोगों में आ जाएंगे, यानी कि वो रिलीजियस के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, या एथीज्म को लेके बातें करेंगे, एथीज्म की तरफ चले जाएंगे, या मुसलमान हिंदू बन जाएंगे, हिंदू मुसलमान बन जाएंगे, मुसलमान क्रिश्चियन बन जाएंगे, क्रिश्चियन मुसलमान बन जाएंगे। इस तरह से ये किसकी वजह से पॉसिबल है? सर्कुलेशन ऑफ आइडिया से, ये प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से ऐसा लोगों को लग रहा था। बात आ रही है समझ में? The authority of valuable literature would be destroyed. तो इन्होंने क्या कहा कि जो अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं समझाता हूँ। देखो, आज बाइबल के बहुत सारे इसके मतलब कि टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट है, इसके वर्जन डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक ने किताब को थोड़ा सा ऐड किया है, दूसरे ने इस किताब में से थोड़ा घटाया है, तीसरे ने कुछ और किया है। तो जो आज हमारे पास इनके एडिशन है वो ओरिजिनल नहीं है, वो मिक्सचर है।
ठीक है, ये फियर लगा था लोगों को कि हमारी जो रिलीजियस टेक्स्ट रिलीजियस लिटरेचर है वो क्या हो जाएगा, उसमें शायद प्रॉब्लम हो सकती है, और हो भी गई है। दिस एनेक्सिटी टू वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिंट मीडिया, जिसकी वजह से प्रिंट मीडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से जो ये प्रिंट रेवोल्यूशन है इसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। ये समझ आया क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि ये रिलीजियस में प्रॉब्लम कर सकता है, वो मैंने समझाया है। उसके बाद क्या हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 95 थीसिस क्रिटिसाइजिंग मनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, मार्टिन लूथर किंग, उसको जानते हो, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है ना। तो उन्होंने क्या किया है, उसने 95 थीसिस लिखी है, 90 इस तरह समझो, उसने 95 किताबें लिखी है। क्या लिखी है? 95 थीसिस, या थीसिस इस तरह से समझो, उसने 95 किताबें लिखी है। किसको लेके? उन 95 किताबों में उसने रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को अटैक किया है। उसने किताबें लिखी किसके खिलाफ? क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ उसने किताबें लिखी है। बात आ रही है समझ में? इतना ही नहीं, दिस लेड टू ए डिवीजन विद इन द चर्च एंड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो यहां पे क्या हो जाता है कि इसकी किताबों की वजह से ही क्रिश्चियन में डिवाइड हो गया। क्या हो गया? क्रिश्चियन में एक बन गए कैथोलिक क्रिश्चियन, एक बन गए प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। नया एक सेक्ट यहां पे क्रिश्चियनिटी में ही डेवलप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, या जिसको हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी। बात आ रही है समझ में? किसकी वजह से हुआ है? प्रिंट की वजह से। जब प्रिंट आया तभी तो इसने किताबें लिखी है ना। जब प्रिंट था हमारे पास तभी तो लोगों के पास इसकी कॉपियां पहुंच गई ना। बात आ रही है समझ में? जब लोगों के पास बात पहुंच गई है, उन्होंने किसके साथ एग्री किया? लूथर किंग के साथ एग्री किया, और लूथर किंग के आइडियाज को अपना लिया, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी में बाइफर्केशन हो गई, क्रिश्चियनिटी में डिवीजन हो गए। बात आ रही है समझ में? प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? तीन चीजें हो गई। एक, पहला क्या हुआ? रीडिंग पब्लिक डेवलप हो गया। दूसरा, रिलीजियस डिबेट्स हो गई। और तीसरी बात यहां पे क्या हो गई? प्रिंट एंड डिसेंट। डिसेंट क्या होता है? डिसेंट होता है डिसएग्री करना। डिसेंट क्या होता है? डिसेंट होता है डिसएग्री। ठीक है, देखो प्रिंट और डिसेंट क्या है, यहां पे इसके बारे में बात करेंगे। प्रिंट एंड रिलीजियस लिटरेचर सिमुलेटेड मेनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेथ। जैसे कि मैंने बोला है कि अब हर कोई अपनी अपनी तरफ से फेथ को इंटरप्रेट करने लग गया है। अब आम इंसानों ने भी अब मजहब को लेके किताबें लिखनी शुरू कर दी है। इस्लाम को इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया है, क्रिश्चियनिटी को इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया है, बुद्धिज्म को इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया है। यानी कि कोई ज्यादा इनके पास नॉलेज नहीं होती थी, मगर फिर भी इन्होंने इंटरप्रिटेशन शुरू कर दिया। प्रिंट का आड़ लेके, प्रिंट के आड़ में प्रिंट का इस्तेमाल करके इन्होंने ये सारी चीजें शुरू कर दी है। क्या हो जाता है यहाँ पे, इसकी एग्जाम्पल भी देखो। मैनिशुआ रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल। मैनिशुआ एक बंदा है, एक आम इंसान है। ये क्या करता है? मैनिशुआ रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल। मैनिशुआ रीइंटरप्रेट करते हैं किसकी मैसेज को? बाइबल की मैसेज को। एंड फॉर्मुलेटेड ए व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन दैट एनरेज्ड द रोमन कैथोलिक चर्च। और इन्होंने गॉड और क्रिएशन को लेके एक ऐसी नजरिया इसने लोगों के सामने रख दिया है। इसने क्रिश्चियनिटी का ऐसा तर्जमा कर दिया, ऐसी इंटरप्रिटेशन कर दी है। इसने खुदा और इसके जो क्रिएशन है, खुदा और उसकी क्रिएशन जो है उसका नजरिया ही बदल दिया है लोगों के सामने, जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक चर्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मैनिशुआ वाज एग्जीक्यूटेड फॉर हिज हेरेटिकल आइडियाज। हेरेटिकल आइडिया क्या होता है? बिदअती आइडिया। बिदअत मतलब कि मैसेज एक है, उसको गलत लिख देना। अगर मैसेज एक है, उस मैसेज को गलत तरीके से लोगों के सामने पहुंचा देना। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ने कहा कि खुदा एक है, आप उसी के टेक्स्ट को इस तरह से इंटरप्रेट करते हो कि लोगों के सामने दर्शाते हो कि खुदा दो है। इसको कहते हैं क्या? हेरेटिकल आइडिया, यानी कि बिदअती आइडिया इसने लोगों के सामने रख दिया। किसने? मैनिशुआ को। और इसको एग्जीक्यूट भी किया जाता है, इसको सजा दी जाती है, इसको फांसी दी जाती है इस चीज को लेके।
बात आ रही समझ में? ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? प्रिंट। अगर प्रिंट नहीं होता क्या ये लोगों तक इतने गलत मैसेज पहुंचा सकता था? अगर प्रिंट नहीं होता क्या लूथर किंग 95 थीसिस लिखते? क्या अगर प्रिंट नहीं होता क्या ये प्रोटेस्टेंटिस्ट बन जाते? अगर प्रिंट नहीं होता तो क्या इस्लाम में इतने सेक्ट्स बन जाते? ये सारी चीजें किसकी वजह से हुआ है? प्रिंट की वजह से हो जाता है। यहां तक क्लियर है? हाँ, आगे देखो। द रोमन चर्च वाज ट्रबल्ड बाय सच इफेक्ट ऑफ द पॉपुलर रीडिंग। तो रोमन चर्च को इसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से दस दे इम्पोजेड सिवर कंट्रोल्स ओवर द पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स। इसलिए उन्होंने सिवर कंट्रोल रखा है, इसे कंट्रोल लगा के रखा है, लगाम दे के रखा है किनको? बुक सेलर्स पे और पब्लिशर्स पे, कि वो कोई भी ऐसा कंटेंट पब्लिश ना करें या कोई भी ऐसी किताब ना बेचें जिसमें किसके खिलाफ लिखा हो? रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ लिखा हो। द इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1558। लास्ट ईयर यही क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव यही आ गया था, ये याद रखें, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द इंडेक्स प्रोहिबिटेशन बुक्स, द इंडेक्स प्रोहिबिटेशन बुक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया है? 1558। इंडेक्स प्रोहिबिटेशन ऑफ बुक्स क्या हो जाता है कि मान लीजिए ये एक टाइप का सेंसर है, ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेंसर लगा दिया है, किन पे? किताबों पे, कि कोई भी ऐसी किताब नहीं लिखी जाएगी जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च को लेके लिखा जाएगा, जिसमें क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लिखा जाएगा, जिसमें गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ किया जाएगा। अब यहाँ पे हम रीडिंग मैनिया की बात करेंगे। लिटरेसी लेवल इन यूरोप इंक्रीज। लिटरेसी लेवल क्या हो जाती है? जल्दी जल्दी से देखो, इंक्रीज हो जाती है टू 60 to 80% इन 17th एंड 18th सेंचुरी में। 17th एंड 18th सेंचुरी में यूरोप में हमने क्या देखा है? लिटरेसी रेट बढ़ जाती है 60 to 80%। इंग्लिश हाई लिटरेसी रेट क्रिएटेड न्यू रीडिंग पब्लिक। अब जितनी ज्यादा लिटरेसी रेट बढ़ेगी, जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे बन जाएंगे, उतनी ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी? किताबों की जरूरत पड़ेगी। जितनी ज्यादा किताबों की जरूरत पड़ेगी, जो ये एक नया कल्चर बन जाएगा, पढ़ने लिखने का कल्चर, जिसको रीडिंग पब्लिक भी बोलते हैं। बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स टू रोम एंड सेल बुक्स। जो बुक सेलर्स होते हैं, जो किताबें बेचने वाले होते हैं, उन्होंने छोटे छोटे पेडलर्स को एम्प्लॉय करा है। वो अब गाँव गाँव जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, रेडी पे जाते हैं, किताबें लेके जाते हैं, छोटी छोटी किताबें लेके जाते हैं और वहां पे गाँव में बेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरह से प्रिंट की वजह से आ जाती है, जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज सिंपली, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि इट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम मोनार्की टू द बॉडी ऑफ इलेक्टेड सिटीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कहा जाता है कि कुछ स्कॉलर्स का मानना है ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुई है किसकी वजह से? प्रिंट की वजह से। किसकी वजह से? चलो देखते हैं कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं। Many historians believe print culture created conditions which led to the French Revolution। बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि प्रिंट कल्चर ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करी है, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाती है। जैसे कि print popularized the area of enlightenment thinkers, which included critical commentary on the tradition, superstition and the despotism। तो क्या हो जाता है यहाँ पे कि हमने देखा है कि प्रिंट ने पॉपुलराइज किया है उन सबों के एरियाज, किनके एरियाज? जो एनलाइटनेड स्कॉलर्स हुआ करते थे या एनलाइटनेड थिंकर्स थे, उनके एरियाज को पॉपुलर किया जाता है। उनके क्या एरियाज थे? वो किसके बारे में बोलते थे? उनको एरियाज, इनके एरियाज जो वो बोलते थे वो हमेशा क्रिटिकल होते थे। किसको लेके? शाबाश, ट्रेडिशंस को लेके क्रिटिकल थे वो, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स को लेके क्रिटिकल थे वो, डेस्पोटिज्म को लेके क्रिटिकल थे वो, यानी कि उनको अपोज करते थे। चाहे वो ट्रेडिशंस है, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स है या डेस्पोटिज्म है, इन सारी चीजों को वो लोग अपोज किया करते थे। इतना ही नहीं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट फिगर्स है कौन कौन है? वोल्टेयर है और रूसो वर अमंग द प्रोमिनेंट एनलाइटमेंट थिंकर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट एनलाइटमेंट थिंकर्स कौन कौन है? वोल्टेयर है और रूसो है। कौन कौन है? वोल्टेयर है, रूसो है। क्योंकि रूसो वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दुनिया में अगर किसी ने फ्रीडम की बात करी है, वो था कौन?
हाँ, क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, जिसकी वजह से जो प्रिंट जितना ज्यादा फैलता गया है, न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग और डिबेट सामने आ जाते हैं। लोग अब डिबेट करने लग जाते हैं, डायलॉग करने लग जाते हैं। जो ये अभी एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है, क्या ये सही है या नहीं, जो गवर्नमेंट कर रही है क्या ये सही है या नहीं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है क्या ये सही है या नहीं, जो चर्च की अथॉरिटी है क्या ये सही है या नहीं, इस चीज को लेकर डिबेट्स और डिस्कशन हुआ करते थे। General public began to discuss the values, norms, and institutions and try to re-evaluate the established notions। तो यहाँ पे जो जनरल पब्लिक होती है, जो आम लोग होते हैं, जब उन्होंने इन एनलाइटेड थिंकर्स के बारे में पढ़ा है, जब इनके विचार लोगों के सामने आ जाते हैं, जब उनके आइडियाज लोगों के सामने आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो कॉमन पीपल है, पब्लिक है, जो आम इंसान है, उन्होंने भी डिस्कस करना शुरू कर दिया है किस चीज को लेके, जो वैल्यूज है, नॉर्म्स है, इंस्टीट्यूशंस है, और इन सारी चीजों को इन्होंने रीइवॉल्वेट करने की कोशिश करी है, यानी कि नए से मतलब कि नई एक तरतीब देने की कोशिश करी है। इतना ही नहीं, by the 1780s there was a surge in the literature। लिटरेचर में बहुत ज्यादा सर्ज होता है, यानी कि बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे by the 1780s there was a surge in literature। 1780s में ही देखते हैं कि लिटरेचर में बहुत बढ़ाव आ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, लिटरेचर बहुत बढ़ जाता है, which mocked the royalty and criticized their morality। जिसने किसको अटैक किया है, रॉयलिटी को अटैक किया है और उनकी मोरालिटी पे अटैक किया जाता है, यानी कि जो भी राजा महाराजा है, जो वो रूल कर रहे हैं, इसको लेके लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया है। Print helped in creating an image of the royalty। Print helped in creating an image of the royalty that they indulge in their own pleasure at the expenses of the common public। बादशाह ऐश कर रहे हैं, ये इनको दिखाया जाता है, इन प्रिंट के जरिए लोगों को दिखाया जाता है कि बादशाह ऐश कर रहे हैं, मगर किसके एक्सपेंसेस पे, गरीब लोगों पे, गरीब लोगों के एक्सपेंसेस पे। गरीब लोग सफर कर रहे हैं और बादशाह एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी इमेजेस इनके सामने रखी गई है, लोगों के सामने रखी गई है, तो लोगों के जहन में ये बात डाल दी गई है कि कहीं ना कहीं पे ये जो रॉयलिटी है, ये जो राजा महाराजा है, ये खुद एंजॉय कर रहे हैं, खुद अपनी लाइफ जी रहे हैं, और हमें भूख की वजह से मरना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये इमेज यहाँ पे क्रिएट करी गई है, द नोबिलिटी एंड द कॉमन पीपल बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द कार्टून ऑफ लेट 18th सेंचुरी। तो लेट 18th सेंचुरी कार्टून और बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात अगर हम देखेंगे, देखो किस तरह से इमेज बनाई गई है। यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एक साथ चल रहे हैं, बात आ रही है समझ में। यहाँ पे बादशाह आगे आगे है, उसके पीछे ये लोग खड़े हुए हैं, मगर यहाँ पे देखो बादशाह आगे आगे भाग रहा है, लोग इनको भगा रहे हैं, लोग इनको क्या कर रहे हैं, भगा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं चाहिए, यहाँ पे लोग अंधविश्वास में बिलीव करते थे, बादशाह की हर कोई चीज मानते थे, मगर यहाँ पे लोगों ने अनलाइटेड स्कॉलर्स की वजह से उनके जहन खुल गए हैं, उनमें रीजन आ गया है, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि ये बादशाह लोग हैं, ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने इनको मतलब कि इनकी माननी बंद कर दी है, इसलिए लोगों ने इनको इनके खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी है। तो ये प्रिंट ये सारी चीजें दर्शाता था, ताकि इन सारी चीजों की वजह से लोगों में एक नया आइडिया डेवलप हो जाता है, जिस आइडिया की वजह से ये लोग किसके खिलाफ जाते हैं, जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस है, जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी है, जो एस्टैब्लिश्ड सोशल ऑर्डर है, इसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करेंगे 19th सेंचुरी की, द 19th सेंचुरी में प्रिंट कैसा हुआ करता था, प्रिंट में कौन कौन सी चीजें आई है 19th सेंचुरी में। द 19th सेंचुरी saw a vast leap in mass literature in Europe। 19th सेंचुरी में हमने देखा है वास्ट लीप हो जाता है, यानी कि ये जो प्रिंट कल्चर होता है, जो किताबें होती है, जो लिटरेचर होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कहां पे, यूरोप में। हाँ, This brought a large number of new readers among children, women and workers, जिसकी वजह से अब नया एक तबका शुरू हो जाता है, नया एक तबका यहाँ पे बन जाता है। कौन कौन, अभी तक मतलब कि रॉयल्टी ही पढ़ पाते थे, अमीर लोग ही पढ़ पाते थे, मगर अब कौन पढ़ रहे हैं, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, वुमेन्स ने पढ़ना शुरू कर दिया है, वर्कर्स ने पढ़ना शुरू कर दिया है। इन जब लिटरेचर ज्यादा हो गया, जब किताबें ज्यादा हो गई है, तो इन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि लिटरेसी रेट बढ़ जाती है। जब लिटरेसी रेट बढ़ जाएगी तो इसका मतलब कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अब जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों के लिए बनने क्या चाहिए होंगी, किताबें चाहिए होंगी। यहाँ पे क्या हो जाता है कि यूरोप में अलग से चिल्ड्रन
चिल्ड्रन के लिए प्रेस बना दिया जाता है, वो यहाँ पे बात करेंगे। मेनी बुक्स वर रिटन एंड प्रिंटेड कीपिंग इन माइंड द सेंस एंड सेंसिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या हो जाता है, यूरोप में अलग से ही बच्चों के लिए अलग से प्रेस बना दिया जाता है। वहां पे सिर्फ किनके लिए किताबें छापी जाती है, बच्चों के लिए किताबें छापी जाती है। मगर कौन सी किताबें छापी जाएंगी यहाँ पे, यहाँ पे सेंस और सेंसिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन को ध्यान में रखा जाएगा कि कोई ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो बच्चों के खिलाफ हो, यानी कि कोई एडल्ट कंटेंट बच्चों को नहीं दिखाना है, कोई गलत इमेज बच्चों के सामने नहीं आनी चाहिए, कोई गलत चीज बच्चों के सामने नहीं आनी चाहिए। वो सारी चीजें यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे देखी जाती थी। इतना ही नहीं, यहाँ पे दो भाई थे जिनका नाम है ग्रेमेन ब्रदर्स। ग्रेमेन ब्रदर्स उनका नाम है, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एग्जाम में। ये क्या करते हैं, ये सालों तक गांवों के साइड में टूर करते हैं, गांव में चले जाते हैं, वहां पे लोगों से कहानियां सुनते हैं। क्या सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, और वापस आके जो बच्चों के लिए अलग से प्रिंट बनाया गया था उन किताबों में वो कहानियां छापनी शुरू कर दी है। किनके लिए, बच्चों के लिए। ये तकरीबन 2-3 सालों तक गांवों में फिरते गए, दूर दूर लैंड्स में गए, वहां से कहानियां सुनी है। जो हमारे घरों में भी जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहानियां हमें सुनाते हैं, तो इन्होंने भी वो कहानियां सुनी है और वापस आके किताबों में लिखी है। किनके लिए, बच्चों के लिए, यानी कि बच्चों के लिए अलग से प्रेस बना दिया जाता है। हाँ, ए पेज फ्रॉम ए बुक ऑफ चिल्ड्रन। देखो इस तरह से, देखो जो किताबें बच्चों के लिए बन जाती थी, इस तरह से इनमें ये पिक्चर्स भी बना दी जाती थी ताकि बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहे, इंटरेस्टिंग रहे। बात आ रही है समझ में? ऐसी किताबें बना दी जाती थी जो बच्चों को क्या लगे, इंटरेस्टिंग लगे। उनमें स्टोरीज हुआ करती थी, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हुआ करती थी, मगर ख्याल रखा जाता था कि कहीं ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जिसपे बच्चों पे गलत असर पड़ जाए। तो उसके बाद many folk tales were rephrased to suit the children। जो अभी मैं आप लोगों को बोल रहा था कि बहुत सारी कहानियों को फिर से नए से लिखा गया है। किनके लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए आसान रखी गई है बच्चों के लिए। इस तरह से उनको लिखा गया है कि बच्चे बोर भी ना हो जाएं, बच्चों को कोई गलत मैसेज ना पहुंचे और वो एंजॉय भी करें, पढ़ना लिखना एंजॉय भी करें। इतना many women became important as reader as well as writer। बहुत सारी औरतों ने, यहाँ पे भी 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, 19th सेंचुरी आते आते बहुत सारी वुमेन जो है, औरतें जो है वो रीडर्स भी बन जाती है, राइटर्स भी बन जाती है। वो अपनी कहानियां छापनी शुरू कर देती है, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू कर देती है, वो सोसाइटी के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। बात आ रही है समझ में? वो पोइट्री लिखनी शुरू कर देते हैं। वो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो वुमेन है वो इंपॉर्टेंट रीडर्स भी बन जाते हैं और राइटर्स भी बन जाते हैं। इतना ही नहीं, the lending libraries were had been in existence from the 17th century became the hub of activity। यहाँ पे क्या है कि lending libraries यूरोप में रखी गई है, lending libraries यूरोप में कायम कर दी गई है। lending क्या होती है कि किताबें लाते हैं ना, कहीं पे हम भाड़े पे हम किताबें लाते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी यूरोप में लाइब्रेरीज बनाई गई। कौन सी लाइब्रेरीज बनाई गई, lending लाइब्रेरीज बनाई गई, जहां से जो वर्कर्स है जो किताबें खरीद नहीं पाएंगे, जिनके पास इतने जिनके पास इतने बुक जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किताबें खरीद पाए, वो क्या करते थे, वो वहां से बारो करते थे, वहां से ये लाइब्रेरी से वो किताबें लेते थे और उनको पढ़ना शुरू कर देते थे। Existence from the 17th century became the hub of activity for the white collar workers, artisans, lower middle class people। जो ये lower middle class people है या जो white collar workers है या artisan जो है, इनको भी पढ़ने के लिए, इनके पढ़ने के लिए जो फैसिलिटी रखी गई है उस फैसिलिटी का नाम क्या है, लैंडिंग लाइब्रेरी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या थी लैंडिंग लाइब्रेरी? हाँ, 17th सेंचुरी में यूरोप में हमने देखा है कि लैंडिंग लाइब्रेरीज बनाई गई है। किनके लिए, वर्कर्स के लिए, आर्टिसंस के लिए, लोअर मिडिल क्लास पीपल के लिए, ताकि वो भी लिटरेचर का फायदा उठा सके। रिचर्ड एम हू ऑफ न्यूयॉर्क परफेक्टेड द पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बाय मिड 19th सेंचुरी। ये नाम याद रखना, रिचर्ड एम हू ऑफ न्यूयॉर्क। उसने क्या किया है, अभी तक जो प्रिंट था वो मैनुअल हुआ करता था, उसको हाथों से चलाया जाता था। जो मैंने आप लोगों को गुटेनबर्ग प्रिंट में वो हैंडल भी दिखाई है, किस तरह से वो सारी चीजें मैनुअली हुआ करती है, वो हैंडल पकड़े हुए है। बात आ रही है समझ में? मगर यहाँ पे क्या हो जाता है कि रिचर्ड एम हू ने जो नया प्रेस बनाया है वो क्या हुआ करता था शाबाश, वो पावर ड्रिवन हुआ करता था। अब वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा। किससे? अब जो ये नया प्रेस है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा, जिसको प्रिंट
शीट पर आवर, ये 8000 शीट पर आवर प्रिंट कर सकता है। ये जो नई मशीन बनाई गई है। ऑफसेट प्रिंट वाज डेवलप्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। ऑफसेट प्रिंट क्या होता है? जो इंक्ड इमेजेस हम बनाते हैं, जो डिफरेंट कलर्स की इमेज हम किताबों पे बनाते हैं, ये ऑफसेट प्रिंट भी कब डेवलप हो जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना। ऑफसेट प्रिंट वाज डेवलप्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रिंट को भी डेवलप किया जाता। This could print up to 6 colors at a time। और ये जो ऑफसेट प्रिंट, अब जो नया प्रिंट आ गया है, ये एट अ टाइम कितने कलर्स प्रोड्यूस कर सकता है? 6 कलर। अभी तक जो भी हम इमेज बनाते थे उसमें एक कलर आता था। कितना आता था? एक कलर। मगर जब अब ये ऑफसेट प्रिंट जब हमने डेवलप किया है, अब कितने कलर्स एक साथ आ सकते हैं? 6 कलर एक साथ आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस क्लेम इनटू यूज फ्रॉम द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी आते आते ही हमने देखा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस यहाँ पे अब शुरू हो जाता है, जिस हेल्प्ड इन एक्सेलरेटिंग द प्रिंटिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से प्रिंटिंग प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाती है। Many other innovation took place during this period। और भी फर्दर इनोवेशन प्रिंट में आ जाती है इस पीरियड में। All the innovations had a cumulative effect which improved the appearance of the printed text। मगर जितनी भी ज्यादा जो नई नई टेक्नोलॉजी आती गई प्रिंट कल्चर में, प्रिंट में जो नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, हर किसी टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो प्रिंट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती गई है, वो इम्प्रूव होती गई। टेक्स्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती गई, इमेजेस की क्वालिटी इम्प्रूव होती गई, या पेपर की क्वालिटी इम्प्रूव होती जा रही थी। इतना ही नहीं, रिचर्ड एम हो एंड हिज प्रिंटिंग प्रेस। ये देखो, ये है रिचर्ड एम हो और ये इसकी प्रिंटिंग प्रेस है। जो इससे पहले वाली गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस हमने देखा था, वहां पे हमने क्या देखा था कि इस तरह से उसकी एक हैंडल हुआ करती थी, है ना। फिर इस हैंडल को यहाँ पे एक स्लैट था, नीचे एक स्लैट हुआ करता था, ठीक। फिर इसको खींचा जा सकता, मैनुअली इसको खींचना पड़ता था। मगर यहाँ पे देखो अब ये इलेक्ट्रिकली ये ऑपरेट कर रही है। न्यू स्ट्रेटजीज टू सेल बुक्स। अब नई नई स्ट्रेटजीज किताबें बेचने के लिए लगाई जाती है। अब किताबें किस तरह से बेची जा रही थी वो हम देखेंगे। मेनी पीरियोडिकल सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल्स इन द 19th सेंचुरी। अब क्या हो गया है कि 19th सेंचुरी आते आते हमने देखा है कि नॉवेल्स को सीरियल्स में पब्लिश करना शुरू कर दिया इनको। किस तरह से? पार्ट वन रोमियो एंड जूलियट पार्ट 1, रोमियो एंड जूलियट पार्ट 2, इसी तरह से लैला मजनून पार्ट 1, लैला मजनून पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसी तरह से अब सीरीज में इनको पब्लिश करना शुरू कर दिया है। इन 1920s इन इंग्लैंड पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन चीप सीरीज कॉल्ड द शिलिंग सीरीज। तो 1920 इंग्लैंड में हमने क्या देखा है, जो पॉपुलर वर्क्स है उनको सोल्ड किया जाता है चीप सीरीज में। जो ये सीरीज बनाई जाती थी और इसको बोला ही दिया जाता था शिलिंग सीरीज, इनका नाम दिया जाता था। सीरीज क्या होता है कि पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, इसी तरह से इनको भेजा जाता था। द डस्ट कवर और बुक जैकेट इज ए 20th सेंचुरी इनोवेशन। एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो ये डस्ट कवर है या बुक जैकेट है, जो पहला कवर होता है, जो बाइंडिंग वगैरह जो बुक्स की होती है, ये शुरू हो जाती है कब? 20th सेंचुरी की। ये 20th सेंचुरी इनोवेशन है। चीप पेपर बैक्स एडिशन वर ब्रॉट to counter the effect of the Great Depression in the 1930s, 1929, 1930 का पीरियड आप लोगों को पता है, वो हमने पढ़ा है कि ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है, लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। अब लोगों के पैसे जब खत्म हो जाएंगे, वो किताबें कहां से खरीद पाएंगे? तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, चीप पेपर बैक्स एडिशन को यहाँ पे लाया जाता है, ताकि किताबों को कम से कम दाम में बनाया जा सके, कम से कम प्राइस में इनको बनाया जा सके और कम से कम प्राइस में इनको भेजा जा सके, ताकि लोगों के पास जो अभी पैसा नहीं है फिर भी वो किताबों को प्रेफर करे, फिर भी वो किताबों को अफोर्ड कर पाए। बात आ रही है समझ में? इसीलिए नया जो चीप एडिशन ऑफ पेपर वो लाया जाता है, चीप एडिशन ऑफ प्रिंट यहाँ पे लाया जाता है, ताकि इससे क्या हो जाता है कि लोग किताबें खरीद सकें इवन आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन। इतना ही नहीं, हाँ, सीरियलाइज्ड नॉवेल्स एंड द सेलिंग सीरीज ऑफ द 19th सेंचुरी। देखो किस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसी तरह से यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इसी तरह से यहाँ पे सीरियलाइज्ड की किताब इन नॉवेल्स बन जाती थी।
डस्ट जैकेट्स और द बुक कवर्स इंट्रोड्यूस्ड इन 19th सेंचुरी। ये देखो जो डस्ट कवर्स है या बुक जैकेट्स है जो बुक्स के ऊपर लगा दिए जाते हैं, इसके दो रीजन है। देखो ये एक तो डेवलप किया गया है किताबों को बचाने के लिए। अभी जो ग्रेट डिप्रेशन में हमने देखा है कि किताबें अब नहीं मतलब कि सेल हो रही है, तो इनको बचाने के लिए, डस्ट से बचाने के लिए, बाकी सारी चीजों से बचाने के लिए इनको कवर कर दिया जाता था। बात आ रही है समझ में? तो इसकी वजह से भी ये हुआ है और ये एक नई एक डेवलपमेंट थी, ये एक नई यहाँ पे एक इनोवेशन थी, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान में भी प्रिंट आ जाता है, प्रिंट कल्चर किस तरह से हिंदुस्तान में भी फैल जाता है। द पोर्चुगीज मिशनरीज फर्स्ट ब्रॉट प्रिंटिंग प्रेस टू गोवा इन मिड 16th सेंचुरी। हिंदुस्तान में पहली बार प्रिंट कब आ जाता है? वो पोर्चुगीज मिशनरीज लेके आते हैं। फर्स्ट ब्रॉट प्रिंटिंग प्रेस टू गोवा, कहां लेके आते हैं? गोवा में लेके आते हैं। कब लेके आते हैं? 16th सेंचुरी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहली बार हिंदुस्तान में कहां से प्रिंट आया है। हमने देखा है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले ये पोर्चुगीज मिशनरीज ने प्रिंट लाया है। कहां लाया है? गोवा में सबसे पहले लाया है। कब लाया है? 16th सेंचुरी में लाया है। द फर्स्ट बुक वायर प्रिंटेड इन कोलकानी लैंग्वेज। सबसे पहली किताब जो हिंदुस्तान में पब्लिश हुई है वो किस लैंग्वेज में हुई है? कोलकानी लैंग्वेज में हुई है। बाय 1674 अबाउट 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन कोलकानी एंड कन्नड़ा लैंग्वेज। तकरीबन 1674 में हमने देखा है, 1674 में क्या देखने को मिला है? 50 बुक्स हमें मिल जाती है, 50 किताबें प्रिंट की जाती है। किस लैंग्वेज में? कोलकानी और कन्नड़ा लैंग्वेज में। कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल एंड द मलयालम बुक इन 1579 एट कोचिन एंड 1713 रिस्पेक्टिवली। तो कैथोलिक प्रीस्ट जो हिंदुस्तान में होते हैं वो सबसे पहले फर्स्ट तमिल एंड मलयालम बुक का प्रिंट करते हैं 1579 में। ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैथोलिक प्रीस्ट्स ने फर्स्ट तमिल एंड मलयालम बुक का प्रिंट करी है 1589 में एट कोचिन। कहां पे? कोचिन में। और 1713 में, 1713 रेस्पेक्टिवली में, 1579 में और 1713 में किसमें किताबें आ जाती है? तमिल और मलयालम में भी किताबें आ जाती है। मगर उनको कौन लिखने वाला होता है? प्रिंट करने वाला कौन होता है? कैथोलिक प्रीस्ट यहाँ पे उनको प्रिंट करते हैं। 1718 जेम्स अगस्टस, याद रखना, नाम याद रखना, जेम्स अगस्टस हिकी। क्या नाम है इसका? जेम्स अगस्टस हिकी बिगन टू एडिट द बंगाल गैजेट। ये अक्सर बेशतर एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। बंगाल गैजेट किसने स्टार्ट किया है इंडिया में? क्या नाम है उसका? जेम्स अगस्टस हिकी। इट वाज फर्स्ट वीकली इंडियन न्यूज़पेपर। ये पहला इंडियन वीकली न्यूज़पेपर था, यानी कि जो हर हफ्ते पब्लिश होता था। ब्रॉट आउट बाय गंगाधर भट्टाचार्य। किसने यहाँ पे शुरू किया है? शाबाश, गंगाधर भट्टाचार्य ने। हिकी आल्सो पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ गॉसिप्स अबाउट द सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी। ये जो हिकी है, हिकी जो सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी यहाँ पे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में बड़े बड़े आला अफसरान थे, उनके बारे में बहुत सारी मजाहिया उनको मजाक बनाता था। ये प्रिंट में उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखता था, यानी कि ये उनका क्या बनाता था? मजाक उनका बनाता था। गवर्नर जनरल वेरियन हास्टिंग प्रोसिक्यूटेड हिकी। जनरल गवर्नर जो वेरियन हास्टिंग यहाँ पे होते, उसने किसको सजा दी है? हिकी को सजा मिलती है, क्योंकि वो क्या करते थे? हिकी पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ गॉसिप्स अबाउट द सीनियर ऑफिशियल्स। वो किसके बारे में गॉसिप्स लिखते थे? सीनियर ऑफिशियल्स के बारे में, यानी कि वो कंपनी के खिलाफ लिखते थे, कंपनी के ऑफिशियल्स का मजाक बनाते थे, जिसको लेके गवर्नर जनरल वेरियन हास्टिंग इसको क्या देते हैं? सजा देते हैं। जेम्स अगस्टस हिकी। इंडियन कौन इसमें था? गंगाधर भट्टाचार्य। कौन था? इट वाज फर्स्ट वीकली इंडियन न्यूज़पेपर ब्रॉट आउट बाय गंगाधर भट्टाचार्य। उसके बाद ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ये वाला इसका इंग्लिश वर्जन है बंगाल गैजेट का, ये इसका, और ये हिंदी वर्जन है किसका? बंगाल गैजेट का। बंगाल गैजेट क्या था? फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर इन इंडिया। ठीक है। उसके बाद वेरियन हास्टिंग्स
encouraged the publication of officially sanctioned newspaper to protect the image of the colonial government। तो वेरिन हस्टिंग ने क्या किया है, यहाँ पे एक किस्म का सेंसर लगा दिया जाता है, सिर्फ वही पेपर पब्लिश होंगे जो गवर्नमेंट चाहेगा, क्योंकि ये क्या चाहते थे वेरिन हस्टिंग, किसकी इमेज बचाना चाहते थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट की, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की इमेज को बचाने के लिए अब वही न्यूज़पेपर पब्लिश हो जाएंगे जिनको इजाजत मिलेगी कहां से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। Print culture helpful in initiating new debate on the religious, social and political issues in India। जिस तरह से हमने यूरोप में देखा है न्यू रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को लेके यहाँ डिबेट हो जाते थे यूरोप में भी, इसी तरह से इंडिया में भी जब प्रिंट फैलना शुरू हो गया है, यहाँ पे भी मजहब को लेके, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को लेके डिबेट शुरू हो जाते हैं। Many existing religious practices were criticized। जो एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, जो यहाँ पे मजहब काम कर रहे थे, जो यहाँ पे मजहब लोग फॉलो कर रहे थे, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। राममोहन रॉय पब्लिश्ड संबंध कौमुदी फ्रॉम 1821 टू क्रिटिसाइज द ऑर्थोडॉक्स व्यू इन द हिंदुइज्म। राजा राममोहन रॉय हिंदू ऑर्थोडॉक्स को क्रिटिसाइज करने के लिए अपना एक नया पेपर शुरू कर देता है, अपना नया पेपर लिख लेता है जिसका नाम होता है क्या, संबंध कौमुदी उसका नाम होता है, जिसमें ये किसको क्रिटिसाइज करता है, हिंदू ऑर्थोडॉक्स को, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू होते हैं, यानी कि सम टोटल में हम कहेंगे कि इसे हिंदुइज्म को ही यहाँ पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से किसने किया था यूरोप में, किसने किया था, लूथर किंग ने जिस तरह से यूरोप में क्रिश्चियनिटी को, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया था, इसी तरह से राजा राममोहन रॉय ने यहाँ पे किसके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया है, हिंदू ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ लिखना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, ये देखो, ये है राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय। उसके बाद द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमिश्नर द समाचार चंद्रिका टू काउंटर हिज ओपिनियन। अब जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स है, हिंदू ऑर्थोडॉक्स वाले ये तो चुप नहीं रहेंगे, राजा राममोहन रॉय एक साइड से लिख रहे हैं, किसमें वो लिख रहे हैं, राजा राममोहन रॉय किसमें लिख रहे हैं शबाश, क्या नाम है इसका, हाँ, राजा राममोहन रॉय किसमें लिख रहे हैं, संबंध, हाँ, संबंध कॉमेडी में कौन लिख रहा है, राजा राममोहन रॉय किसके खिलाफ लिख रहा है, हाँ, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के बारे में लिख रहा है। अब ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाले वापस लिखेंगे किसके खिलाफ, राजा राममोहन रॉय के बाद। उन्होंने क्या किया है, द हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमिश्नर द समाचार चंद्रिका, उन्होंने अपना नया पेपर बनाया है जिसका नाम रखा है समाचार चंद्रिका। तो टू काउंटर हिज ओपिनियन, किसके ओपिनियन को काउंटर करने के लिए, राजा राममोहन रॉय के ओपिनियन को काउंटर करने के लिए। देखो डिबेट किस तरह से हो रहे हैं अब यहाँ पे प्रिंट की वजह से। अब ये सिर्फ आमने सामने ही बात नहीं कर रहे, बल्कि प्रिंट की वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। इन 1822 पब्लिकेशन ऑफ 2 पर्शियन न्यूज़पेपर इज बिगन। कौन कौन सा न्यूज़पेपर होता है, जामे जहांनामा और शम्सुल अकबर। ये किस लैंग्वेज में होते हैं, पर्शियन लैंग्वेज में होते हैं। बंबई समाचार, अब और एक है बंबई समाचार, एक गुजराती न्यूज़पेपर। ये एक गुजराती न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसका नाम था बंबई समाचार। अपीयर इन द सेम ईयर, इसी साल में बंबई समाचार भी पब्लिश होना शुरू हो जाता है। ये भी एक न्यूज़पेपर है जो किस लैंग्वेज में था, गुजराती लैंग्वेज में। इन नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, उलमा began to publish cheap lithographical print which contained Persian and Urdu translation of the holy script। जो उलमा है, जो इस्लामिक उलमा है, जो मुसलमानों के उलमा हैं, उन्होंने भी सस्ती किताबें पब्लिश करनी शुरू कर दी है जो किसको दर्शाती थी, जो होली से यानी कि कुरान मजीद की ट्रांसलेशन छोटी किताबों में उन्होंने दी है। हदीस पाक की हदीस पीस भी अपनी उसकी सेइंग्स को छोटी किताबों में लिखना शुरू कर दिया ताकि ये किन तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। दे आल्सो पब्लिश्ड रिलीजियस न्यूज़पेपर्स एंड ट्रैक्ट्स। इन्होंने जो मुस्लिम्स हैं, इन्होंने भी अपने रिलीजियस न्यूज़पेपर्स यहाँ पे पब्लिश कर दिए हैं। देवबंद सेमिनरी was founded in 1867। देवबंद सेमिनरी कब बन जाती है, देवबंद स्कूल कब बन जाता है, 1867, यानी कि देवबंद सेमिनरी भी 1867 में बन जाती है। इट पब्लिश्ड 1000, जो अब ये देवबंद स्कूल ऑफ थॉट बन जाता है, जो कब शुरू हो जाता है, 1867 में। इसने क्या किया है, इट पब्लिश्ड thousands upon thousands फतवास अबाउट प्रॉपर कंडक्ट इन द लाइफ ऑफ मुस्लिम। उसने हजारों के तादाद में फतवास पब्लिश किए हैं ताकि किसको कंडक्ट किया जा सके, लोगों की लाइफ को कंडक्ट किया जा सके कि लोग जो मुसलमान हैं उनको किस तरह से लाइफ गुजारनी है, वो अपने सोशल कंडक्ट किस तरह से करें, वो अपना इकोनॉमिक कंडक्ट या पॉलिटिकल कंडक्ट किस तरह से डील करेंगे, इसको के फतवा जारी किए जाते थे। कहां से,
दारुल देवबंद से, जो कब फाउंड हुआ है 1867 में, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास वाज प्रिंटेड फ्रॉम कलकत्ता इन 1810। तुलसीदास का रामचरितमानस कलकत्ता से पब्लिश होना शुरू हो जाती है कब? 1810 में। फ्रॉम द 1880s द नवल किशोर प्रेस एट लखनऊ एंड द श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन द बॉम्बे पब्लिश्ड many religious texts in the vernacular। वर्निक्यूलर होती है लोकल लैंग्वेज। तो क्या हो जाता है यहाँ पे 1880s में ही हम देखते हैं कौन कौन सा प्रेस आ जाता है। नवल किशोर प्रेस कहाँ पे? हाँ, नवल किशोर प्रेस कहाँ पे? लखनऊ में। और श्री वेंकटेश्वर प्रेस कहाँ पे? बम्बई में। ये पब्लिश करना शुरू कर देते हैं रिलीजियस टेक्स्ट्स को, मजहबी किताबों को ये अब यहाँ पे पब्लिश करना शुरू कर देते हैं, मजहबी किताबों को अब यहाँ पे प्रिंट करना शुरू कर देते हैं, मगर किस लैंग्वेज में? वर्निक्यूलर लैंग्वेज में, यानी कि लोकल लैंग्वेजेस में ये पब्लिश करना शुरू कर देते हैं। रामचरितमानस और तुलसीदास है, ये इसकी किताब है रामचरितमानस। Print helped in bringing the religious texts within reach of the common people। अब प्रिंट की वजह से क्या हो जाता है, अब मुझे अभी तक रिलीजियस के बारे में कोई पता नहीं थी, मैं मतलब कि ये कुरान मजीद को अच्छे से समझ नहीं पाता था, मैं बुखारी शरीफ को अच्छे से समझ नहीं पाता था। अब प्रिंट की वजह से क्या हो गया कि जो उलमाज हैं उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उनको मतलब हमारे तक इस तरह से आसान भाषा में उन्होंने उनको हमारे तक पहुंचा दिया है। अब आम लोगों ने भी मजहब के बारे में जानना शुरू कर दिया है। इट आल्सो हेल्प्ड इन शेपिंग द न्यू पॉलिटिकल डिबेट, और नए पॉलिटिकल डिबेट भी शुरू हो गए हैं किसकी वजह से? प्रिंट की वजह से। इट आल्सो हेल्प्ड इन कनेक्टिंग द पीपल फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया बाय कैरिंग न्यूज़ ऑफ द पार्ट्स टू अनदर। तो क्या हो जाता है कि इसने लोगों को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है प्रिंट की वजह से। अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है तो आज तो मतलब कि सोशल मीडिया का जमाना है, ये इमेजिन करो कि जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को किस तरह से पता चलती थी दूसरों के बारे में। तो ये प्रिंट की वजह से अगर यहाँ पे कुछ हो जाता था तो दूसरे शहरों में पता चल जाता था कि कश्मीर में क्या हुआ है, न्यूज़पेपर की वजह से। इस तरह से लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करने लग गए। इतना ही नहीं, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे जो हो जाती है। इनिशियली पीपल गॉट टू रीड द नॉवेल, सबसे पहले लोगों ने क्या शुरू कर दिया? पढ़नी नॉवेल्स, which were written by European writer, जो कि उन्होंने लिखी थी यूरोपियन राइटर से। But the people could not relate to those novels because they were written in the European context। अब जो लोग यहाँ पे उन नॉवेल्स को पढ़ते थे वो खुद के साथ उनको रिलेट नहीं कर पाते थे, अपनी सोसाइटी के साथ रिलेट नहीं कर पाते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे रिलेट नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से many writers emerged who began to write in the Indian context। इसलिए बहुत सारे राइटर हिंदुस्तान में सामने आ जाते हैं। अब वो नॉवेल लिखना शुरू कर देते हैं किसके कॉन्टेक्स्ट में? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि वो इंडिया खुद के साथ इन सारी नॉवेल्स को रिलेट कर सकें। People could correlate with the theme and characters of such novels in better way। अब जो नई यहाँ पे इंडिया रिलेटेड जो अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, जो ये लोकल कॉन्टेक्स्ट जो नॉवेल्स आ गई है, तो लोग उनको आराम से बेटर वे में समझ भी पाते हैं और उनको रिलेट भी कर पाते हैं। Many other new forms of writing also came into origin। नई राइटिंग भी यहाँ पे आ जाती है, लाइक लिरिक्स आ गए हैं, शॉर्ट स्टोरीज आ गए हैं, ऐसे आ गए हैं अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स एटसेट्रा। तो सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स को लेके भी अब सिर्फ नॉवेल ही पब्लिश ही नहीं होती है, अब सिर्फ पोइट्री पब्लिश नहीं होती है, बल्कि क्या हो जाता है, लिरिक्स पब्लिश हो जाते हैं, शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश हो जाते हैं, एसेज पब्लिश हो जाते हैं किसके बारे में? सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में पब्लिश होने शुरू हो जाते हैं। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पब्लिश होने शुरू हो जाते हैं। बाय द 1870s caricatures and cartoons were being published in the journals and the newspaper। बाय 1870 से हमने देखा है कैरिकेचर्स है या कार्टून्स है वो हमने जर्नल में, न्यूज़पेपर से बनाने शुरू कर दिए। जिस तरह कश्मीर में बहुत ही फेमस बशीर अहमद बशीर है, उसके मतलब अगर आप देखोगे कि वो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टून्स एवरी डे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टून्स बनाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि 1870 से ही हमने देखा है कि प्रिंट अब एडवांस होने लग गया है, प्रिंट में नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, विजुअलाइज प्रिंट हो गया है, और इसमें कैरिकेचर्स और यहाँ ये क्या कहते हैं इसको, कार्टून्स भी हमने प्रिंट करने शुरू कर दिए है। They commented on various social and political issues।
ठीक है। ये जो हम ये कार्टून या कैरिकेचर्स बनाते हैं, ये कोई यूं फजूल नहीं होते, ये कोई ऐसी फजूल कोई चीजें नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि जो भी कोई हम कार्टून बनाते हैं, जो भी कोई कैरिकेचर होता है, उससे पता है क्या होता है कि वो कोई ना कोई सोशल या पॉलिटिकल इश्यू को दर्शाते हैं। वुमेन एंड द प्रिंट, मैनी राइटर्स रोट अबाउट द लाइफ एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन। बहुत सारे राइटर्स ने वुमेन की लाइफ और उनकी फीलिंग्स के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। यानी कि वुमेन्स को लेके पोइट्री लिखनी शुरू कर दी है, वुमेन्स को लेके किताबें लिखनी शुरू कर दी है, उनके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्फीयर्स को लेके किताबें लिखनी शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने फेमिनिज्म में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और औरतों के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। Due to this readership among the middle class women increased substantially, इसकी वजह से जो मिडिल क्लास लोगों में, मिडिल क्लास औरतें जो है, उनमें भी इनमें भी लिटरेसी रेट बढ़ जाती है, उनमें भी पढ़ने लिखने का शौक आ जाता है, वो भी स्कूल जाने लग जाते हैं। या इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा है कि किस तरह से राजेंद्र देवी ने अपने ही घर में अपने बच्चे से सीख के, घर में एक किताब है उसका एक पन्ना काट के अपनी ही एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम था अमर जवान बंगला। तो इसी तरह से जब ये मतलब कि ये सारी चीजें आ गई है, जब विजुअलाइज प्रिंट हो गया है, प्रिंट में डेवलपमेंट आ गई है, अब पेपर इजीली अवेलेबल है, अब किताबें इजीली अवेलेबल है, तो औरतें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीडर्स और राइटर्स बन जाते हैं। Here were many liberal husbands and fathers who stressed on the women's education। बहुत सारे फादर्स या हस्बैंड्स ऐसे हैं जो लिबरल आइडियोलॉजी के थे, जो खुले विचार रखने वाले लोग थे, जिन्होंने अपनी वुमेन्स को तालीम देने पे जोर दिया है, जो चाहते थे कि उनकी बीवी या किसी की बेटी, वो चाहते थे कि वो भी एजुकेशन हासिल करें, वो भी स्कूल जाएं। While some women got education at home, some others went to school as well। कुछ औरतों को घर में ही तालीम मिली है, कुछ औरतों ने घर में ही पढ़ना लिखना सीखा है, मगर कुछ औरतें वो स्कूल भी जाने लग जाती है, कुछ लड़कियां स्कूल भी गई है, या कुछ लड़कियों ने घर में ही पढ़ना लिखना सीखा है। There was a time when many women writers also began to express their views through their writing। और ये भी वक्त आ गया है, इस वक्त को भी हमने देखा है कि औरतों ने अपने व्यूज को, अपनी फीलिंग्स को किताबों के जरिए लोगों तक पहुंचाए हैं, या वुमेन्स ने अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को लोगों तक राइटिंग्स के जरिए, प्रिंट के जरिए पहुंचानी शुरू कर दी है। यहां तक समझ आया? कंजर्वेटिव हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर स्टिल अगेंस्ट द वुमेन्स एजुकेशन। जो हिंदू कंजर्वेटिव्स है या मुस्लिम्स है, वो अभी भी वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियां बाजारों से जाएं, उनकी लड़कियां स्कूल जाएं। कुछ हिंदू लोग ये मानते थे कि अगर उनकी औरतें पढ़ेंगी, जो लड़की पढ़ती है उसका हस्बैंड मर जाता है। तो इस तरह से ये नहीं चाहते थे कि अपनी वुमेन्स को एजुकेशन देना, मगर वक्त के साथ साथ हमने देखा है सारी चीजें बदल जाती है। They thought that a girl's mind would be polluted by education। उनको ऐसा लगता था कि अगर लड़की पढ़ती है ना, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। People wanted their daughters to read religious texts but did not want them to read anything else। लोग चाहते थे, वो अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते थे, मगर कौन सी तालीम वो देना चाहते थे? वो रिलीजियस एजुकेशन देना चाहते थे अपनी लड़कियों को। हाँ, जिस तरह इस्लाम में है वो कुरान पढ़ते हैं, इसी तरह हिंदुइज्म में है, क्रिश्चियनिटी में है, वो लड़कियों को रिलीजियस तालीम देना चाहते थे, मगर जो बाकी साइंसेस है, फिलोसफीज है, वो इनकी तरफ मतलब कि इनको माइल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था साइंसेस पढ़ के, बाकी सारे इज्म पढ़ के, ह्यूमैनिटीज को पढ़ के इनका दिमाग खराब हो जाए। While Urdu, Tamil, Bengali and Marathi print culture had developed early, Hindi printing began seriously only from the 1870। जो है तमिल है, बंगाली है या मराठी प्रिंट कल्चर है, वो पहले ही डेवलप हो चुका था, इन्होंने पहले ही प्रिंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मगर हिंदी लैंग्वेज में जो प्रिंट शुरू हो जाता है, जो असल फोकस मिल जाता है प्रिंट को, वो 1870 के बाद ही मिल जाता है। Print and the poor people, very cheap small books were brought to market in 19th century Madras town। मद्रास टाउन में हमने देखा है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए सस्ती सस्ती किताबें मार्केट में आ जाती है। These books were sold at crossroad so that poor could buy them। इन बुक्स को, इन किताबों को सड़कों पे भेजा जाता था, फुटपाथ से इनको भेजा जाता था, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी इनको अफोर्ड कर पाएं।
इतना ही नहीं, public libraries were set up from the early 19th century which helped in increasing the access to books. Public libraries establish करी गई है। आज आप हर किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी भी देखते हो, ठीक है, इतनी सारी लाइब्रेरीज आप लोग आज देखते हो। ये इसलिए ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करी गई, इसलिए लाइब्रेरीज बनाई गई है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा किताबों का एक्सेस मिल सके। Many rich people set up libraries in order to assert their प्रेस्टीज इन देयर एरिया। बहुत सारे जो अमीर आदमी थे, जो गांव में अमीर होता था, शहर में कोई अमीर होता था, वो अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी बनाता था ताकि गांव में मेरी इज्जत बनी रहे या शहर में मेरी इज्जत बनी रहे। वो लाइब्रेरीज बनाता था, लोगों को वहां पे किताबें देता था पढ़ने के लिए, इस गर्ज से कि इससे क्या होगा कि इससे मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। प्रिंट एंड सेंसरशिप। अब हम यहाँ पे प्रिंट एंड सेंसरशिप की बात करेंगे। बिफोर 1798 द कॉलोनियल रूलर्स वर नॉट टू कंसर्न्ड विद सेंसरशिप। अगर आप 1798 तक भी देखोगे, जो कॉलोनियल रूलर्स है वो सेंसरशिप को लेके ज्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। सेंसरशिप क्या होती है? सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो भी चीजें आप लिखते हो, जो भी चीजें आप न्यूज बताते हो, जो भी न्यूज आप बताते हो, पहले गवर्नमेंट उनको सेंसर करती है कि जो फिल्म आपने बनाई है, जो वीडियो आपने बनाया है, जो न्यूज आपने बनाया या सॉरी जो किताब आपने लिखी है, कहीं इसमें कोई गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं है, कहीं इसमें कोई एलिमेंट जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये न्यूज पब्लिश नहीं होनी चाहिए तो वो न्यूज पब्लिश नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट को लगे कि ये बुक पब्लिश नहीं होनी चाहिए तो वो बुक पब्लिश नहीं होती है। यानी कि गवर्नमेंट इन सारी चीजों पर नजर रखी हुई होती है। बात आ रही है समझ में? गवर्नमेंट ही सिलेक्ट करता है कि कौन सी न्यूज पब्लिश होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सी बुक पब्लिश होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सी मूवी रिलीज होगी, कौन सी नहीं होगी। बात आ रही है समझ में? उसको हम बोलते हैं सेंसरशिप। 1798 तक भी हमने देखा कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो सेंसरशिप में कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। इनिशियली द कंट्रोल मेजर्स वर डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंग्लिशमैन इन इंडिया हु वर क्रिटिकल ऑफ कंपनी मिसरूल। हमने देखा है कि किस तरह से आप वेरियन हस्टिंग ने इंग्लिशमैन को ही सजा दी है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश कंपनी ऑफिशियल्स को मजाक बनाता था। पढ़ा ना हमने, वो इंग्लिश कंपनी ऑफिशियल्स का क्या बनाता था? मजाक बनाता था। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेंसर का शिकार हुए हैं वो इंडियन नहीं थे। वो कौन थे? वो इंग्लिशमैन ही थे, क्योंकि वो सारे इंग्लिशमैन थे जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को, इनकी पॉलिसीज को अपोज करते थे। तो ब्रिटिश ने सबसे पहले उनको रोकना शुरू कर दिया है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस चेंज्ड। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो ब्रिटिश का नजरिया था फ्रीडम ऑफ प्रेस की तरफ, वो चेंज हो जाता है। अब वो फ्रीडम नहीं देते हैं, वो छूट नहीं देते हैं प्रेस को, वो कुछ भी पब्लिश करें, कुछ भी लिखें, उनको कोई मसला नहीं था। मगर अब क्या है कि 1857 के बाद उनको लगा कि नहीं, ये प्रिंट की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे सेंसर शुरू कर दिया है। द वर्निकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास किया जाता है 1878 को वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास किया जाता है। द एक्ट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद द एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड द एडिटोरियल इन द वर्निकुलर प्रेस। वर्निकुलर प्रेस में जो लोकल लैंग्वेजेस में यहाँ पे चाहे पेपर्स आते थे, मैगजीन्स आते थे, किताबें लिखी जाती थी। ये जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट है ये गवर्नमेंट को पूरे इख्तियारात देता था कि जो भी हिंदुस्तान में लिटरेचर आएगा, चाहे मैगजीन की सूरत में, चाहे पेपर की सूरत में, ये डेली न्यूज़पेपर की सूरत में, चाहे ये बुक्स की सूरत में, आप उनको पूरी तरह से सेंसर कर सकते हो। यानी कि जो आपकी मर्जी वो पब्लिश करवा, जो नहीं चाहोगे, जो आपको लगे कि ये अच्छा नहीं है उसको खत्म करो। वो कोई किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसको फिर पब्लिश करे। हाँ बिल्कुल, अगर आप अपनी बुक लिखती हो उसके बाद गवर्नमेंट उसको देखेगा कि इसमें कहीं, अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि ये सही है तो वो पब्लिश होगी। गवर्नमेंट को लगेगा कि इसमें कोई चीज ऐसी है जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के खिलाफ है, आपकी बुक पब्लिश नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं सेंसर। तो यहीं पे वर्निकुलर प्रेस एक्ट में भी जो वर्निकुलर जो लोकल लैंग्वेजेस में यहाँ पे प्रिंट हुआ करते थे, जो भी चीजें पब्लिश हुआ करती थी, गवर्नमेंट को फुल अथॉरिटी दी जाती है इस एक्ट के द्वारा कि वो इन सारी चीजों पे सेंसर कर सकती है।
इन केस ऑफ सेडेशन रिपोर्ट द न्यूज पेपर वॉज वार्नड। इन केस ऑफ सेडेशन, अगर मतलब कि सेडेशन रिपोर्ट्स होते थे तो न्यूज पेपर्स को भी वार्न कर दिया जाता था। अगर कोई भी चीज यहाँ पे ऐसी होती थी कि मतलब कि न्यूज पेपर में कोई चीज गलत आ जाती है, उनको भी सेडेशन होती थी। या इन केस ऑफ सेडेशन रिपोर्ट द न्यूज पेपर्स वॉज वार्नड, जो न्यूज पेपर्स वाले कोई चीज गलत लिखते थे, जो ब्रिटिश को लगता था कि यहाँ बिल्कुल, उनको भी रोक दिया जाता था। If the warning was ignored, the press was liable to be seized and the printing machinery confiscated। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप लोगों को वार्न किया जाता है कि ये पेपर पब्लिश नहीं होगा, इस पेपर को बंद करो क्योंकि ये ब्रिटिश के खिलाफ लिखता है, इस पेपर को बंद करो ये एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ लिखता है, अगर वो फिर भी काम करते हैं तो उनके साथ क्या होगा, उनका प्रेस ही सीज कर दिया जाएगा और जो उनकी मशीनरी है वो भी ली जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो इसी के साथ हमारा ये वाला यूनिट कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि मैंने सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझाई है। आप लोग देखते रहें लाइफ लेजर स्टडी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।